Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. शुभ संध्या आप सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए आज चलते शुरुआत करते हैं अपनी महा मैराथन क्लास की, जो कि आज का ये चौथा पेपर आप कह सकते हैं कि होगा, जहाँ पर हम साइंस करेंगे। हमने क्या क्या कर लिया, हिंदी कर लिया, हमने कंप्यूटर कर लिया, हमने संस्कृत कर लिया। आज हम साइंस करेंगे। डेली एक एक करके हम सारा कुछ कवर कर लेंगे और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। यह 25 नंबर का आपका पेपर है। जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए आपको, ठीक है। 12 नंबर आपके पासिंग है। टोटल 18 प्रश्न आपको आएंगे और 5 आपको बहुविकल्पी आएंगे। शेष आपको लिखित आएगा, डायग्राम आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें पहले से करके रखी है। तो क्या कोई दिक्कत है, कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप यह वीडियो देखने के बाद फिर से पूछिएगा। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हम बता दें, समझा दें, हर चीज़ आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और फटाफट करेंगे क्वेश्चंस को कि क्या क्या चीज़ें हैं और हमें पूरा A to लेके Z तक क्या क्या चीज़ों को देखना है, क्या समझना है, कितना हमको ध्यान में रखना है। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैंने यहाँ पर लिया और उसी का हम एक फुल फाइनल रिवीजन करेंगे ताकि हमारी चीज़ें सॉल्व हो जाएँ और हम अच्छे से अच्छा नंबर पाएँ, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, पहले तो क्लास को फटाफट लाइक कर दें। जितना हो सके अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करवाएं जितना हो सके, कि तभी मैं आपके लिए फटाफट हर चीज़ को अच्छे से अच्छा और लाइक करने का, लाइव आने का पूर्ण प्रयास ज़रूर करूँगी। तो चलते हैं, तैयार हैं आप लोग। ये क्लास लंबी होगी, 1 घंटे से ज़्यादा तक वक्त लगेगा, तो पूरा आराम से प्रॉपर तरीके से हर एक पॉइंट को समझते हुए चलिएगा और लास्ट टाइम रिवीजन पूरा से पूरा फाइनल कर लीजिए। चलिए आइए बढ़ते हैं। तो शुरुआत कर देंगे पहले चैप्टर से, ठीक है। पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे तो सारी चीज़ें आपको एक एक क्रम में हो जाएंगी। तो ये हमारा प्राकृतिक वस्तुओं से शुरुआत है। नेचुरल थिंग्स, नेचुरल के बारे में है, प्रकृति के द्वारा। तो हम देखेंगे तो मानवीय और प्राकृतिक चीज़ें, मैन मेड, और कह सकते हैं कि मानव निर्मित चीज़ें क्या है, कैसे हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में देखेंगे तो चीज़ें आपको आराम से समझ में आ जाएंगी और ये चीज़ें हम आज जानते भी नॉर्मल तरीके से। प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती है? जिन वस्तुओं को प्रकृति हमें प्रदान करती है उसे हम प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। जिन भी चीज़ों को प्रकृति हमें प्रदान करती है या प्रकृति के द्वारा हमें प्रदत्त है, वह चीज़ें हमारी प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं। जल, हवा, मिट्टी, पेड़, जीव जंतु, नदी, पहाड़, झरना, तालाब, फूल, पक्षी, फल, सब कुछ जो है वो हमारी प्रकृति के द्वारा प्राप्त है, जिनको हम बना नहीं सकते हैं। मैन मेड क्या होती है? मानव निर्मित। जिन वस्तुओं को मनुष्य या मशीनों के द्वारा बनाया जाता है उनको हम मानव निर्मित कहते हैं। धातु है, लकड़ी है, सीमेंट है, रेत है, सोलर एनर्जी है, भवन है, मशीनरी है, वाहन है, पुल है, सड़क है, आदि है, ये सभी के सभी मानव निर्मित होते हैं। आगे बढ़िए नेक्स्ट। नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स में आप देख सकते हैं, ये एक छोटी सी इमेज है। पेड़ है, जानवर है, मनुष्य है, कैप है, अम्ब्रेला है, कार है, ये सब मैन मेड है, ये हमारी नेचुरल चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। बहुविकल्पी प्रश्न आपको 1 नंबर का यहाँ पर मिल गया। कौन कौन से होते हैं? तो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, अनवीकरणीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम आपको ज़रूर मेंशन करने के लिए आ सकता है, तो आप ज़रूर से ज़रूर उसको ध्यान में रखिए और अपनी सीरीज़ें बगल में लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, अब बात कर लेते हैं नवीकरणीय संसाधन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नवीकरणीय प्राकृतिक निर्मित संसाधन किसे कहते हैं या क्या होते हैं, आप इनसे क्या समझते हैं? तो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, इसके अंतर्गत वे प्राकृतिक संसाधन आते हैं, वे सभी नेचुरल थिंग्स इसके अंतर्गत आती हैं जो कभी नष्ट नहीं हो सकती, जो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती हैं पूरी तरीके से, एवं जिनका नवीकरण किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ऊर्जा है, जल है, वायु है, इत्यादि, ये सभी के सभी नवीकरणीय प्राकृतिक निर्मित संसाधन कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, रिसोर्सेज ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका अत्यधिक प्रयोग करने से वह समाप्त होने के कगार पर, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट उनका यूज़ करते हैं, अपने लाभ में लेते हैं, तो वो हमारे ख़त्म होने की कगार पर आ जाते हैं और जिनको दोबारा से बनाना, रिफॉर्म करना काफ़ी कठिन होता है। जैसे कि कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल, जितने भी इत्यादि फ्यूल्स होते हैं वो हमारे नॉन रिन्यूएबल में आते हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये एनर्जी में देखो तो ये गैस है, ये न्यूक्लियर एनर्जी, ये ऑयल है, ये कोल है, पेट्रोलियम है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो आप एक छोटा सा डायग्राम ऐसे साइन से बना सकते हैं अपने आप से, तो एक नंबर आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। आपको अपनी कॉपी को यूनिक तरीके से रिप्रेजेंट करना, साफ सुथरा लिखना है, उचित आंसर लिखना है और थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अगर आपको दूसरे वाले बच्चे से नंबर गेन करना तो कुछ अच्छा प्रदर्शित करना होगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। आगे बढ़िए,
अब कुछ प्रश्न भी ये देख लेते हैं। पादप में गति को प्रदर्शित करने वाला एक उदाहरण बताइए। ये नोट्स में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो क्या लिखेंगे, तो पादप में भी गति के कुछ लक्षण दिखाए। जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे, क्या वो चलते हैं 1 किलोमीटर, आपने देखा है? नहीं। उदाहरण के लिए सूरजमुखी का पुष्प, सूरजमुखी का फूल, सनफ्लावर का फूल, ये सूरज की स्थिति के अनुसार गति करें। सूरज इधर उधर दिखेगा, वो उधर उधर घूम घूम के खिलता है, वो आपको दिखेगा। अर्थात यह सूर्य की ओर मुड़ता रहता है। जिधर जिधर सनराइज की किरण रहेगी वो उसी साइड सूरज की तरफ मुंह करके खिलता है। वो घूमता रहेगा तो वो भी घूमता रहेगा। इसी तरीके से बहुत सारे पेड़ हैं, जहाँ पर आप जैसे कोई पेड़ है और ऐसे कोई दीवार बनी, यहाँ पर आपका कोई गमला रखा हुआ है और सूरज की किरणें इस दीवार से ऐसे पास होते हुए जा रही हैं। तो ये जो पौधा सीधा है आज, उसको छां लग रही है, जैसे वो इधर साइड टिल्ड हो जाएगा, इधर बेंड हो जाएगा, वो पेड़ झुक जाएगा, इधर साइड मुड़ जाएगा, क्योंकि उसको धूप चाहिए अपना भोजन बनाने के लिए। वो उधर अपने आप हो जाएगा। आप चाहे करके देख लो, 1 महीने कोई पेड़ प्लांट रख दो, तुलसी का ही पौधा रख दो, एक तरफ दीवार रहे, वहाँ पे उसके ऊपर पर धूप ना आए, वो जहाँ से उसको हवा और पानी मिलेगा पेड़ पौधा उधर मुड़ जाएगा। तो ये चीज़ें, ये इनका मोशन होता है। और जो हिलते डुलते रहते हैं, ये भी इनका मोशन एक प्रकार से कह सकते हैं। आगे बढ़िए। दूसरा, पेड़ पौधों में गति के कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो पेड़ पौधों में विभिन्न प्रकार की गति के लक्षण दिखते हैं। जैसे पुष्पों का खुलना, पुष्प खिलता है, फूल खिलता है, सुबह धूप की किरणें पड़ती हैं तो और अच्छा खिलता है। सूरजमुखी का पुष्प घूमता रहता है, छुई मुई की पत्तियां जो होती है सिकुड़ जाती हैं। तो ये सभी उनके लोकोमोशंस होते हैं। अब वो चलते नहीं, हमारी तरह नहीं। आगे चलिए, ठीक है। सजीव को परिभाषित करिए। तो जीव जंतु एवं पेड़ पौधे वृद्धि, गति, श्वसन, पोषण, जनन, उत्सर्जन आदि लक्षण दर्शाते हैं। जिनमें यह लक्षण हमें प्रदर्शित होते हैं या दिखते हैं, वो सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, हमारे जितने भी हो सभी के सभी हमारे सजीव होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया सभी को? क्लियर, बेसिक सिंपल चीज़ें। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और संबंधित पॉइंट को। सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं का अर्थ, लक्षण और अंतर बताइए। तो सजीव वस्तुएं क्या होती है? वे वस्तुएं जिनमें वृद्धि होती है, जिनमें विकास होता है, सजीव वस्तुएं कहलाती है। इनमें वृद्धि का एक निश्चित समय तक होती है, किंतु विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। ग्रोथ जो होती है वो एक फिक्स टाइम तक होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है। डेवलपमेंट में बहुत कुछ सीखते रहते हैं। इसमें वृक्ष और जानवर दोनों आ जाते हैं, मनुष्य भी आ जाएंगे। आगे बढ़िए। सजीवों के लक्षण की अगर बात करते हैं तो आकार और आकृति, शेप एंड साइज। आप इंग्लिश का प्रयोग बिल्कुल भी अपनी कॉपी में मत करिएगा। मैंने इंग्लिश में यहाँ पर प्रयोग सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए किया है जो इंग्लिश बैकग्राउंड से उनको समझने में दिक्कत होती है, इसलिए ताकि वही बच्चे आसानी से समझ पाएँ, ये मेरा पूर्ण प्रयास रहता है। ठीक है। आकार और आकृति है। सभी सजीवों का आकार और आकृति जो होती है निश्चित होती है। गाय जितनी बड़ी होती है उतनी बड़ी होगी, हाथी जितना बड़ा होता है इतना ही बड़ा होगा। ठीक है। अशोक का वृक्ष चक्राकार होता है। खजूर का पेड़ देखो कैसे छाते जैसा रहता है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिकी संरचना, सेलुलर स्ट्रक्चर क्या हो? इनका सेलुलर स्ट्रक्चर छोटी छोटी सेल्स का बना होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर्स होता है वो छोटी छोटी सेल्स से निर्मित होता है और बना होता है। जीव द्रव, जिसको इंग्लिश में हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब यह क्या होता है? हो सकता है कि आपको छोटा सा क्वेश्चन बन जाए कि जीव द्रव्य क्या होता है। आगे बढ़िए। तो सजीवों की कोशिकाओं में जीव द्रव्य, जो लिविंग बिंग होते हैं उनकी सेल्स में ये प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, जो कि जीवन का एक भौतिक आधार है। अर्थात जीवन की सभी क्रियाएं इसी के द्वारा संपादित और होती हैं। आगे बढ़िए। प्रचलन और गतिविधि क्या है? लोकोमोशन और मूवमेंट। सभी जीवधारी किसी न किसी रूप से प्रचलन अवश्य करते हैं। इन्हें प्रचलन की आवश्यकता भोजन, आवास, रक्षा के लिए पड़ती है। पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जाते। इनके लिए पत्तियां, फूल पत्ती जो गिरते हैं, फूलों का खिलना, जमीन पे की ओर जाना, गति करना, ऊपर नीचे आना, रात को खिलना, बंद होना, ये सारी चीज़ें ही इनके अंतर्गत होती। जो स्टोमेटा की क्रिया होती है रंध्र वाली, वो सभी के सभी आपके इसके मोशन में अंतर्गत आती हैं। छुई मुई की पत्ती छूने पर बंद हो जाती है, ये सभी उसमें होते हैं। आगे बढ़िए। पोषण है। सभी जीवधारी कुछ न कुछ कार्य अवश्य करते हैं। कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह भोजन प्राप्त होती है, इसलिए जीव किसी न किसी रूप में भोजन अपना अवश्य ग्रहण करते हैं, जितने भी लिविंग बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। श्वसन है, रेस्पिरेशन है, सांस लेते हैं, सभी लेते हैं। आइए जानते हैं श्वसन के बारे में। श्वसन सजीवों का मुख्य लक्षण है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन उनके लिए लाइफलाइन है। सभी जंतु और पेड़ पौधे सांस की क्रिया करते, सांस लेते। इसमें वायुमंडल की ऑक्सीजन O2 को ग्रहण करके कोशिकाओं में उपस्थित भोज्य पदार्थ को ऑक्सीडेशन करते हैं और फलस्वरूप एनर्जी को उत्पन्न करते हैं। यह ऊर्जा सजीवों में काम करने के लिए क्षमता देती है। जीव जंतु नाक से सांस लेते हैं। मछली जो होती है वो गिल से लेती है। पत्तियां जो होती हैं वो स्टोमेटा के जरिए सांस लेती हैं। आगे बढ़िए। प्रजनन होता है। जीव जो लिविंग बीइंग है प्रजनन करते हैं, अपने जैसे हूबहू डिट्टो कॉपी को बनाते हैं। यह सजीवों का एक अच्छा लक्षण ये भी है। सजीवधारी अपने वंश को
बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीव को उत्पन्न करते हैं। अधिकांश पौधे, बीज, सब जितने भी पौधे हैं, जानवर हैं, सभी अपने वंश को जन्म देते हैं। आम का बीज है, आम के रूप में वृद्धि करता है। अंडा वगैरह है, शिशु को जन्म देते हैं, अंडे वगैरह, ठीक है, चाहे वो मछली का, मतलब जो भी अंडे देते हैं जानवर, मनुष्य, जो कुछ भी है। मनुष्य नहीं देते भैया, ठीक है। कुछ पिल्ले, कुत्ते पिल्ले को जन्म देते हैं। मानव जाति मानव समान को देता है, लड़का लड़की पैदा होते हैं, जैसे हम सब हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। उत्सर्जन में क्या एक्सक्रीशन है? सजीवों के उपापचय के फलस्वरूप पदार्थों का जो निर्माण होता है वो हमारा उत्सर्जन होता है। गंदा पदार्थ जो मल पदार्थ होता है वो हमारा उत्सर्जन होता है। सभी निकालते हैं, पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य, सब कुछ। फिर उसके बाद ग्रोथ है। सजीवों का एक लक्षण ये भी होता है जिसमें कोई भी सूक्ष्म जीव के रूप में उत्पन्न होता है और धीरे धीरे वृद्धि करता है और विशाल का एक रूप ले लेता है। भाई छोटा सा बच्चा है, 1 किलो 1.5 किलो 2.5 किलो का होता है, बाद में चल के 100 किलो का हो जाता है। तो कैसे होता है? ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, प्रोसेस है, हो रहा है, ठीक है। एक बीज नवोद्भिद से पौधा बनता है। छोटा सा बीज होता है, चने का एक छोटा सा पौधा ना लो, मिट्टी में डालो, देखो पेड़ बनने का, एक पेड़ बन जाएगा। धीरे धीरे वृद्धि करता है, विशाल वृक्ष बन जाता है। जैसे आम की बकली है, आम बकली तो कहते हैं ना उसको, वो लो, उसके अंदर तोड़ के निकाल, देखो आम जैसे फेंक वेक देते हैं, कचरा फेंको तो जहाँ पे नमी रहती है वहाँ से पेड़ निकल आता है कि नहीं निकल आता है? तो वो चीज़ है। उत्तेजनशीलता है, इरिटेबिलिटी है। भाई आएगा, सजीवों के लक्षण लिखने को आएंगे तो 5-6 बड़े वाले में भी आए, छोटे वाले में भी आए, मैं इसीलिए ढेर सारा करवा दे रही हूँ। उत्तेजनशीलता में क्या है? यह सजीवों का ऐसा लक्षण होता है जिसमें जीवधारी बाहरी उद्दीपनों की प्रति अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हैं। जैसे छुई मुई है, छूते ही मुरझा जाते हैं, गर्म वस्तु को हाथ लगती हाथ पीछे हट जाता है, सेंस ऑर्गन काम करता है। तो इसी तरीके से है, ठीक है, क्लियर है। 10 पॉइंट मैंने आपको बताया, 10 पॉइंट लक्षण मैंने आपको बता दिए। तो क्या आप लोगों को 10 में से 5 तो तैयार हो ही जाएगा, आराम से कर लोगे। निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जिन्हें वृद्धि और विकास नहीं होता है वो हमारी निर्जीव होती हैं, या हम खुद बनाते हैं उनको। कुर्सी, मेज़, गाड़ी, घोड़ा, बैल, ठीक है, ध्यान रखना, बैल नहीं, वो खिलौने वाला बैल। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? एक लिविंग है, एक नॉन लिविंग है। सजीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है तो भोजन की आवश्यकता, भाई एनर्जी चाहिए तो भोजन लेना पड़ेगा, लेकिन निर्जीव को कोई भोजन नहीं खाना पड़ता है हमारी तरह। सजीव गति करते हैं लेकिन निर्जीव कोई मोशन नहीं करते हैं। सजीव सांस लेते हैं, निर्जीव कोई भी सांस वांस नहीं लेते हैं, ठीक है। सजीव उत्सर्जन करते हैं, निर्जीव में कोई भी एक्सक्रीशन का कार्य नहीं होता है। सजीव प्रजनन करते हैं, निर्जीव कोई भी प्रजनन कार्य नहीं करते हैं। सजीव में आंतरिक ग्रोथ और सूक्ष्म रूप से वृद्धि होती है, निर्जीव में कुछ नहीं होता, जैसे थे वैसे ही है। काले थे तो काले हैं, गोरे हैं तो गोरे हैं, ठीक है। राह वातावरण के प्रति उत्तेजना प्रकट करते हैं, निर्जीवों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सभी जीवधारी अपने को सुरक्षित रखने के लिए वातावरण को अनुकूलन बना लेते हैं, निर्जीवों में ऐसा कुछ नहीं है। ठंडी ठंडी उनके लिए होती है, गर्मी गर्मी उनके लिए होती है। सभी जीवधारियों का जीवन चक्र होता है, निर्जीवों का कोई भी जीवन चक्र नहीं होता, वो टूट जाएंगे यूज़ करते करते तो भले है, लेकिन उनकी कोई लाइफ लाइन नहीं होती है। सभी जीवधारी में उपापचय की क्रिया होती है, निर्जीवों में भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये 10 अंतर मैंने आपको बताया, और आपको मैंने हमेशा कहा है जब कभी भी अंतर पूछे तो ऐसे ही कॉलम बनाकर लिखिएगा, पॉइंट वाइज मत लिखिएगा। अपना अच्छा नंबर चाहते हैं तो ये कार्य ज़रूर करिएगा। डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर 2022 बैच के आप स्टूडेंट हैं, 21 के जो आपके सीनियर्स हैं उनकी मैथ और साइंस में ही बैक लगी थी, ठीक है। तो बैकलॉग लगना बहुत बैड हैबिट है, ध्यान रखिएगा। पौधे और जंतुओं में समानता और अंतर बताना हम सभी जानते हैं, फटाफट देखेंगे। मैं इसीलिए स्पीड में चल रही हूँ कि रुकेंगे वहाँ पर जिसमें ध्यान ज़्यादा देना है। तो वृद्धि होती है, जंतु और पौधे में समानता, वो ग्रोथ दोनों करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, वो भी करते हैं। आकार दोनों का निश्चित होता है, आदमी को जितना बढ़ना है आदमी बढ़ेगा, जानवर को जितना बढ़ना है जानवर बढ़ेगा। श्वसन क्रिया दोनों करते हैं, बस फ़र्क इतना है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये इतना सा छोटा सा माइन्यूट सा अंतर है, लेकिन रेस्पिरेशन का कार्य दोनों लोग करते हैं। आगे बढ़िए। भोजन दोनों लोग खाते हैं, वो अपना स्वयं बनाते हैं और हमको बना बनाया मिलता है, हम भी बनाते हैं फिलहाल के लिए कह सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है। भोजन दोनों लोग लेते हैं, पानी की आवश्यकता दोनों होती है, जल है तो जीवन है, तो पानी की आवश्यकता पड़ती है। मानव के लिए बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, जैसे जीव जंतु दोनों ही मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जैसे पौधे भाई उपयोगी तो है ही हैं, लकड़ी का काम कर रहे हो, फर्नीचर बनवा रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, पेंट ले रहे हो, रबर ले रहे हो, फल ले रहे हो, तो ये हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। रोग है, दोनों पौधों को, जंतुओं को, मनुष्यों को, सबको रोग होता है, बीमारी होती है, सब बीमार होते हैं, सब ठीक होते हैं। तो ये आपके समानताएं। अंतर की अगर बात कर लो, अंतर में क्या है? पौधे में ऊपर की वृद्धि होती है, काफ़ी ऊंची तक बढ़ते हैं, जबकि जंतु कुछ मतलब पौधा तो लंबा लंबा बढ़ता है, पौधे और जंतुओं में अंतर देखो। लेकिन जानवर की लंबाई जितनी, बकरी जितनी बड़ी होती है उतनी बड़ी, बकरी को खींच के बड़ा नहीं कर सकते हो, ठीक है। पौधे और जंतुओं में संवेदना शक्ति होती है, जीवों में संवेदना शक्ति अधिक होती है, उसे प्रकट कर सकते, जबकि पौधे संवेदना शक्ति को, पौधों में कौन सा इमोशन उतना नहीं होता है। जानवरों में देखो, आप एक गाय है उसको रोज़ आप खिलाओ पिलाओ, देखो वो आपको फिर ना मारेगी ना कुछ करेगी। कुत्ता भी देखो ऐसे हो जाता है, पालतू पशु हो जाता है, ठीक है।
आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, पौधे प्रकाश की उपस्थिति में भी बढ़ते। गाय भी रोती हैं, आपको क्या लगता है कभी गाय को पैर से नहीं मारना चाहिए, बहुत पाप लगता है। ठीक है, गाय माता है हमारी। चलिए देखते हैं, पौधे प्रकाश की उपस्थिति में ही बढ़ते हैं। जी हाँ, आप जानते हैं लाइट है तो पौधे ठंडी में से फूल नहीं खिलता क्योंकि धूप नहीं निकलती है। जबकि जीव के लिए प्रकाश की आवश्यकता, जानवरों के लिए प्रकाश की आवश्यकता उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितना पौधे के लिए है। जीव अपने भोजन के लिए पौधों का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन पौधे अपने भोजन के लिए जीव का उपयोग थोड़ी करते हैं। वो कहाँ खाते हैं। पौधे एक स्थान पर स्थिर रहकर खड़े रहते हैं और जंतु जो इधर से उधर जो है घूमते रहते हैं। पौधे पर ऋतु परिवर्तन, ऋतु का परिवर्तन का प्रभाव देख, पतझड़ आया तो गिर गया, धूप हुई तो जल गया पौधा, ठंडी हुई सिकुड़ गया पौधा। बसंत के मौसम में खूब बढ़िया खिलते हैं, लेकिन जंतुओं के लिए ठंडी गर्मी मौसम सब एक जैसा होता है। आगे बढ़िए। अब दोनों की सेल में क्या अंतर है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या होता है। तो एक कॉलम में एनिमल सेल, एक कॉलम में प्लांट सेल। तो कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति में, सेल वॉल की एब्सेंस में, ठीक है, जंतुओं में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, उनकी एब्सेंस में प्लाज्मा निर्मित कोशिका झिल्ली का आवरण होता है, एक छोल होती है। लेकिन प्लाज्मा निर्मित कोशिका झिल्ली बाहर में, या लेकिन प्लांट सेल में क्या होती है, वो बाहर की तरफ होती है। आगे बढ़ी। इसमें केंद्रक कोशिका के मध्य में स्थित, जो केंद्रक होता है वो सेल्स के बीच में होता है। इसमें केंद्रक कोशिका के किनारे की ओर प्रेजेंट होता है। केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है वो उपस्थित होती है, लेकिन इसमें प्लांट सेल में बिल्कुल भी नहीं होती है। हरित लवक नहीं पाया, जानवर हरा नहीं होता है, पेड़ पौधे हरे होते हैं। राइबोसोम उपस्थित होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। राइबोसोम वो जानवरों में होते हैं, इसमें जो है सेंट्रोसोल्स उपस्थित होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। इसमें अनुपस्थित होते हैं सेंट्रोसोल्स नहीं होते हैं। रिक्तिकाएं वैक्यूल छोटी छोटी होती है, अधिक संख्या में पाई जाती हैं। इनके आकार में वैक्यूल काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन इनकी संख्या जो है वो कम होती है, साइज अलग अलग होती है। लाइसोसोम्स जो है जानवरों में होता है, प्लांट में नहीं होता है। क्रोमोसोम्स जो है उपस्थित होता है लेकिन छोटा होता है। इनका जो होता है वो जो है उपस्थित तो होता है लेकिन काफ़ी बड़े आकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। इंटररेक्टिकुलम ईआर होता है, तो ये उपस्थित तो होता है लेकिन संख्या अधिक होती है। इसमें उपस्थित तो होता है लेकिन इनकी संख्या जो होती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो कम होती है। अंतर्द्राविक जलिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। तो ये दोनों का चित्र है, दोनों का चित्र आपको बनाने को आ सकता है। जंतु सेल का भी याद रखो और पादप सेल का भी याद रखो। कोई ऑप्शन नहीं है, आप लोग कह रहे थे कि इंपॉर्टेंट बता दीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है। दोनों अब जितनी भी चीज़ें आती जाएंगी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फिगर हिंदी में है। स्क्रीनशॉट ले लो, सभी लोग मैं क्लियर कर देती, थोड़ा जूम भी कर रही हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले लो। जिसको नहीं पता स्क्रीनशॉट ले ले तुरंत, ताकि ये आपको क्लियर रहे, नहीं तो आप लोग को ध्यान नहीं रहेगा और आएंगी चीज़ें बनाने को ज़रूर। और पेंसिल से बनाना चाहे तो पेंसिल से बनाना, या तो पेन से बना लीजिएगा, ज़्यादा चाहिए। स्केच से मत बनाइएगा, नहीं समय लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक साधारण सिंपल समझ में आया, क्लियर है, उचित। चलिए, जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया फटाफट क्लास को लाइक कीजिए। जितनी लाइक बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगी तो समझ में ज़्यादा आएगा और मज़ा भी आएगा। ठीक है, समझ में आई बातें। अब प्लांट की कुछ क्रियाएं होती हैं, प्लांट की कुछ क्रियाएं एक्टिविटीज़ है वो जानते हैं। तो पौधों में पोषण होता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, चलने के लिए, खाने के लिए तो पोषण सभी जीवधारियों में मूलभूत विशेषताएं होती हैं, जिसके माध्यम से हम जीव जंतु अपने को जैविक कार्यों को चलाने के लिए भोजन करते हैं, भोजन अपना बनाते हैं स्वयं। वो देखिए, अब इसमें पोषण के आधार पर बढ़ गए हैं दो प्रकार के, एक ऑटोट्रॉपिक पोषण होता है, एक विषम होता है। एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, एक हेटरोट्रॉपिक होते हैं। आगे देखते हैं, तो स्वपोषित क्या होते हैं। इस प्रकार के पोषण में वो अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। जैसे देखिए, सभी हरे पौधे, नील हरित ब्लू ग्रीन अलगा, कुछ बैक्टीरिया और अधिकांश यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्वपोषी भी होते हैं और इनको हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। जैसे ये फोटोसिंथेसिस का एक इमेज है, ये फोटोसिंथेसिस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हिंदी में लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा है। वेरी 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 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बनाने को आ सकता है। ठीक है, आया भी हुआ एक आध बार। तो आप कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का चित्र और इसको बनाना, इसका जो डायग्राम होता है, जो इक्वेशन होता है, वो आपको आना चाहिए। साइंस में इक्वेशन वगैरह थोड़े कम आते हैं, बहुत कम चांसेस है कि आते हैं, लेकिन एक दो शायद आ भी सकते हैं। अब कौन से आएंगे ये क्लियर नहीं रहता है। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं परपोषी के हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस की, ये क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे फटाफट करके। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। फ्रेंड्स, आवाज़ शुरू हो गई है, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ी सी आवाज़ें आप मैनेज करो, मैं तेज़ तेज़ बोलूँगी। ठीक है, मेरे लिए इसी वक्त और ज़्यादा दिक्कत है, इसीलिए तो मैं परेशान एकदम पजल्ड हो गई, इन कामों के खट पिट 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 लगी हुई है। चलिए आइए, परपोषी के बारे में क्या कहते हैं। तो इस प्रकार के पोषण में जीव अपने भोज्य पदार्थ का संश्लेषण स्वयं नहीं करते, बल्कि दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार का पोषण सभी जंतुओं, कवक और कुछ एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। मतलब जंतु भी इस तरीके के होते हैं, कवक भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके क्या है, हेटरोट्रॉप्स हैं। यहाँ तक समझ में आया। चलिए, अब ये देख सकते हैं कुछ एक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये हेटरोट्रॉप्स है। यहाँ पर
ये कार्निवोरस है, ये हार्बीवोरस है, शाकाहारी मांसाहारी, ये वो दोनों खाने वाले डिकम्पोजर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़िए। जंतुओं और वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन। अनुकूलन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आता है, तो इनके बारे में हम जानेंगे एक पॉइंट को कि ये क्या है और क्या चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, बात समझ में आ रही है। चलिए देखते हैं फिर क्या क्या चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे कंटिन्यू करूँ या ना करूँ ये नहीं समझ में आ रहा है। अब देखते हैं, एक सेकंड कुछ जुगाड़ ढूंढते हैं। चलिए आइए देखते हैं, थोड़ा बहुत जुगाड़ कर लिए, आवाज़ें कम हो जाएंगी। ठीक है डियर, क्लास देखो फ्रेंड्स करनी है, टाइम आपका हम एग्ज़ाम टाल नहीं सकते और अपना काम भी हम टलवा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो घर है ये, खट पिट इधर उधर खाना पीना आवाज़ सब कुछ आती रहेगी, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसीलिए नहीं कर पा रही थी, अब आप लोग को बता दे रही हूँ। सिंपल सी बात है, आप भी अपने घर में रहते हो, मैं भी अपने घर में रहती हूँ, तो ये आवाज़ें हैं, चीज़ें हैं, होती रहेंगी। मैं ज़ोर से बोलने का प्रयास करूँगी कि आवाज़ें ना आए। ठीक है, थोड़ी कम हो गई हैं फ़िलहाल के लिए। चलो, जंतुओं और वास्तव वनस्पतियों में क्या मतलब है, क्या चीज़ें हैं। तो प्रत्येक जीवधारी अपने आवास में रहना पसंद करते हैं, जैसे हम लोग अपने घर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो उसकी सभी जो भी अथवा चीज़ें आवश्यकताएं उनकी पूर्ति के लिए कोई भी जीव जाती है, वो सफलतापूर्वक अपने आप को उसी तरीके से बनाना रहना कर देते। सामंजस्य की स्थिति अनुकूलन के साथ मैच करती है। अन्यथा हम यह कह सकते हैं कि वह कालांतर में आगे चल के समाप्त तो हो जाएगी। ऐसा करने समय समय पर जीवधारी अपनी रचना क्रियाकलापों में बहुत सारे परिवर्तन लाते हैं। तो यही हम अनुकूलन, यानी कि जहाँ का परिवेश, जहाँ का जैसा वातावरण, उस तरीके से खुद को ढाल लेना। ठीक है, कहते हैं ना कि परिस्थिति के अनुसार खुद को समझना चाहिए, एडजस्ट करें। तो ये चीज़ मनुष्य गण ही नहीं करते, जानवर गण ही अपितु करते हैं। आगे बढ़िए। अनुकूलन जीवधारी और वनस्पति की एक ऐसी क्षमता होती है जिसके द्वारा वह कालांतर समय में ऐसी रचनात्मक क्रियात्मक लक्षणों को विकसित कर लेते हैं कि जिनकी सहायता से वे वहाँ पे अपने आवास में सफलतापूर्वक जीवन यापन करते हैं, अपनी अपना प्रजनन वाला काम भी करते हैं। फिर उनकी जो वंशज या जाति होती है वो वहीं पे उसी तरीके से रहने और ढलने लगती है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब उदाहरण कुछ और अनुकूलन के हैं, जैसे मरुस्थली चूहे होते हैं ना, मैदानी चूहों की अपेक्षा मरुस्थल के चूहों में अच्छी प्रकार से रह सकते हैं। मरुस्थल के जो चूहे होते हैं वो बिल बना के रहते हैं। मरुस्थल बालू ऊपर गर्म गर्म होती है लेकिन नीचे ठंडी होती है, लेकिन मैदानी चूहे जो होते हैं वो वहाँ नहीं रह पाएंगे। मरुस्थल में ऊँट देखो, ऊँट जहाज कहा जाता है, आराम से रह लेता है, इसलिए बड़ा चौड़ा चौड़ा उसका पैर होता है, चलने में उसको मदद मिलती है। पक्षी आकाश में इस तरीके से है। मछलियाँ पानी में रहने के लिए खुद को अनुकूलित बना लेती हैं। विभिन्न प्रकार की अनुकूलताएं हैं, जैसे दो प्रकार की ज़्यादा होती है, एक संरचनात्मक होती है और एक क्रियात्मक होती है। संरचनात्मक में क्या है, जब किसी जीवधारी के शरीर की रचना के अनुसार कुछ परिवर्तन होता है, वो अपने जब शरीर में रचनाओं के अनुसार वो अनुकूलन ले आता है तो संरचनात्मक होता है। पक्षियों में उड़ने के लिए पंख होता है, पंख नहीं होगा तो वो उड़ नहीं सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं क्रियात्मक की, तो जब किसी जीवधारी की शारीरिक क्रियाओं में विशेषता आ गई होती है, वो अपने क्रियाओं में फलने फूलने में अधिक सहयोग मिलने लगता है, अपनी क्रियाओं में चेंज करता है। जैसे मरुस्थली चूहे को कम पानी की आवश्यकता हो, जो मरुस्थल के चूहे होते हैं उनको पानी की आवश्यकता होती नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि वो बिल बना के रहते हैं, तो बालू अंदर ठंडी होती है, इसीलिए रेगिस्तान के एरिया में रात में ठंडा हो जाता है। जब ठंडी आती है तो क्या आप पानी ज़्यादा पीते हो? क्या नहीं, गर्मी में ज़्यादा पीते हो, ठंडी में उतना पानी नहीं पिलाता है। तो यही चीज़ें यहाँ पर हैं। आगे बढ़ो। जंतुओं में वातावरणीय अनुकूलन कैसे होता है वो जानते हैं। तो सभी जंतु वातावरण में होने वाले परिवर्तन से प्रभावित हैं, उनको पता है, उसी प्रकार के परिवर्तन के हिसाब से खुद को परिवर्तित करते हैं। और महान जैविक डार्विन ने बहुत कुछ देखा है, जैसे सूखा पड़ा, घास सूख गई है, बहुत जीवन बचाने के लिए जिराफ लोग अनुकूलन करते हैं, बहुत कुछ देखते हैं। तो जिराफ की क्या गर्दन शुरू से जब से पैदा हुआ तभी से लंबी थी? नहीं, डार्विन ने बताया कि जिराफ की गर्दन लंबी नहीं थी, लेकिन पेड़ ही नहीं था, घास ही नहीं थी, बेचारा क्या खाए वो अपनी भूख को मिटाने के लिए अपनी गर्दन को ऊंचा करता था, ऊंचा करते 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 उसकी गर्दन लंबी हो गई। अब जो जिराफ पैदा होते हैं उनकी जो है गर्दन लंबी होती है। आगे बढ़िए। वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन कैसे है, तो ये कह सकते हैं कि नागफनी मरुस्थल में पानी की कमी के कारण पत्तियों में जो कांटे होते हैं, इसीलिए रेगिस्तान में कांटे वाले पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं। कैक्टस का प्लांट और भी बहुत सारे प्लांट आते हैं जिसमें ऊपर कांटा होता है। कांटा क्यों होता है? एक तो जानवर उसको खा ना ले, दूसरा इसलिए होता है कि पानी कांटे जहाँ पर कांटों के जिस पौधे में रहते हैं उसमें पानी जो है, जो ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, वो कांटे वाले पौधे में कम होती है। ठीक है, और वो जो कांटे वाले पौधे होते हैं ना, वो बाहर से देखने में कांटे होते हैं लेकिन अंदर से बड़े गूदेदार मंसाल टाइप के होते हैं, उसमें खूब पानी रहता है लिक्विड से। एलोवेरा का पत्ता देखो, एलोवेरा के साइड साइड देखो कांटे, लेकिन अंदर देखो जेली टाइप का होता है। तो वही सब चीज़ें हैं यहाँ पर। आगे बढ़िए। ये देख लीजिए, आप सभी को दिख रहा है, ये देखिए कांटे कांटे भरे हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छी इमेज, एकदम क्लियर इमेज है ये है।
ठीक है। तो ये ध्यान रखो, ऐसे कैक्टस के प्लांट्स होते हैं। आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अनुकूलन का महत्व क्या है। तो ये अनुकूलन आनुवांशिक परिवर्तनों के कारण होते हैं जो जानवर जीवित रहने के लिए प्रबंध करते हैं और उत्परिवर्तित जीन मैच्योर जो एक म्यूटेड जीन होता है को अपनी संतान को देते, मतलब वहाँ पर रहने लगते हैं, आदत हो जाती है, फिर उनके बाद जो जनरेशन आती है वो भी वहाँ पर उसी तरीके से रहने के लिए अनुकूलित हो जाती है। यही है अनुकूलन का महत्व। अनुकूलन के 4 उदाहरण दीजिए। तो पेड़ों की चोटी पर भोजन करने के लिए जिराफ की लंबाई लंबी हो गई गर्दन, ठीक है। जलीय मछलियाँ वहाँ पर रहने लगी, स्तनधारी सुव्यवस्थित शरीर के हिसाब से अपने को मैनेज कर ली। पक्षियों में भी चीज़ें हो गई हैं, हल्की हल्की उनकी बोन्स होती है, पंख होते हैं, वो उड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं अनुकूलन में। चलो आगे, पौधे द्वारा अनुकूलन प्रक्रिया का मुख्य कारण क्या होता है। अलग अलग वास स्थान में रहने के लिए अलग अलग प्रकार के पौधे उगते हैं भाई, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है ना। ज़्यादातर पेड़ पौधे पत्तियों में पाए जाते हैं जो अधिकतर हरी होती हैं। कुछ पौधे बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, कुछ छोटे और कमज़ोर होते हैं। प्रत्येक पेड़ पौधे का आकार और परिवेश अनुकूलन के हिसाब से बन जाता है और उसे ही हम ऐसे अनुकूलन कहते हैं। आगे बढ़िए, चौथा है जलीय अनुकूलन क्या होता है, ये किसे कहते हैं। तो जल में होने वाले जो अनुकूलन होते हैं पौधों के द्वारा, जानवरों के द्वारा, उन सभी के थ्रू जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारे जलीय में आते हैं। घास के मैदान, रेगिस्तान, पर्वत, बर्फीले ध्रुव आदि इसमें शामिल होते हैं। जलीय जीव प्राय जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि समुद्र में सिर्फ जानवर ही नहीं पाए, छोटे छोटे वो जीव ही नहीं पाए जाते, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ वहाँ पर देखिए, टीवियों में देखो कितनी सुंदर सुंदर सी रहती हैं। चलिए आगे, अब जंतुओं में अनुकूलन कैसे हो रहा है। हमारे परिवेश में अनेक प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। हाँ, ये जीव जंतु अलग अलग जगह के रहने वाले होते हैं। कोई भी जीव उसी स्थान पर रहना पसंद करने लगता है जहाँ पर उसको सुरक्षा मिलेगी, भोजन मिलेगा, अनुकूलन मिलेगा। इन जगहों को जंतुओं का वास स्थान कहते हैं और वास स्थान के आधार पर भी हमको कई कैटेगरी में बांटे हैं। जैसे थलचर वाले, थल पे कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो स्थल पर रहते हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरा, गधा, घोड़ा, सब कुछ थलचर होते हैं जो लैंड पे रहते हैं। एक होते हैं जलचर जो पानी में रहते हैं, जैसे मछली है, मेढक है, मगरमच्छ है, ठीक है, सांप है, ये सब। सांप भी पानी में रहता है। नभचर है, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो आकाश में उड़ते रहते हैं, गगन में। कौवा है, पक्षी है, चील है, बाज है, मोर है, तोता है। उभयचर ऐसे होते हैं जो जल पे और जमीन पे दोनों, जैसे मेढक, कछुआ, ये सब दोनों रहते हैं। सांप भी देखो बिल में भी रहता है, पानी में भी रहता है, ठीक है। आवास और अनुकूलन क्या है। प्रत्येक जीव के उसके परिवेश के अनुरूप तालमेल स्थापित करने के लिए परिवर्तन होने वाले जो परिवर्तन किए होते हैं वो अनुकूलन कहलाते हैं। अनुकूलन की यह परिभाषा अच्छी है, आपको 1 नंबर में आएगा, आप लिख सकते हैं। तो अनुकूलन होता कैसे, भोजन की उपलब्धता है तो अनुकूलन है। वातावरण के लिए, प्रजनन के लिए, शत्रुओं से रक्षा के लिए लोग अपने आप को, मनुष्यगण या जानवरगण अपने आप को अनुकूलित करते हैं। अनुकूलन के कारण ही बहुत सारे जंतु जो है थल और जल में अपना वासस्थान बनाते हैं और बहुत सारी विशिष्ट लक्षण और शारीरिक संरचनाओं के कारण उनको बहुत मदद मिलती है, वातावरण को अच्छा मिलता है, सारी चीज़ों को खाने पीने की मिलती है, व्यवस्था मिलती है, तो वो अनुकूलित अपने आप को ढाल लेकर वहाँ पर रहने लगते हैं। तो अनुकूलन 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 यह टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पहले चैप्टर से निर्जीव सजीव की जो बात है वो आपको आती है, पता है, बेसिक है, शुरू से पढ़ता है, लेकिन अनुकूलन एक अच्छा टॉपिक है जिससे प्रश्न आपको बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जल में रहने वाले अनुकूलन में क्या है। तो जल में रहने वाले जलीय जंतु जैसे मछली और ऑक्टोपस, ये सब हैं। जब मछली का शरीर नाव के आकार का होता है, दोनों सिरे नुकीले होते हैं, बीच वाला भाग चौड़ा होता है। मछली की जो आकृति होती है वो कैसी धारा रेखित होती है, ये आपको बहुविकल्पी प्रश्न बनता है। और धारा रेखित होने के ही कारण उसको सहायक होती है किसमें, तैरने में, और ये गिल्स से सांस लेते हैं। मछली के शरीर पर पंख होते हैं, इनकी सहायता से तैरती हैं। मछली की पूंछ पंख के पतवार का काम करती है। मछली की सांस लेने के लिए फेफड़ों के स्थान पर गलफड़े गिल्स होते हैं। गलफड़े पंख और धारे के शरीर जिसको अनुकूलन करने के लिए उपयुक्त बनाते हैं। इसी तरीके से मेढक की अगर हम बात करते हैं, बतख के पैरों को देखो तो इनकी उंगलियों के बीच में झिल्ली का एक पाद जाल होता है। ये देखो अजीब सा फैला फैला सा नहीं दिख रहा है, इस तरीके से होता है। यह जाल इनको तैरने के लिए मदद करता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, स्थल में रहने वाले जंतुओं में कैसे होता है। तो जमीन पर रहने वाले जंतुओं को स्थायी जंतु कहते हैं। स्थलीय जंतु घास के मैदान, घने जंगल और पर्वत के एरिया में रहते हैं। मैदानी भाग में रहने वाले जंतु जैसे शेर, हिरन, हाथी अथवा ये घास स्थल में रहते हैं। शेर एक शक्तिशाली जंतु होता है, हिरन भी है, और ये लोग जो है अलग अलग रंग के होते हैं, अपनी गुफा बनाते हैं, उसी में छिप छिपा के रहते हैं। हिरन भी मैदानी क्षेत्रों में रहता है। पानी के पौधे के कठोर तनों को चबाने के लिए मजबूत दांत वगैरह भी होते हैं। उसी हिसाब से भाई जब कुछ खाने पीने के लिए बनेगा तो उसी हिसाब से जैसी चीज़ें होंगी इंसान करने लगता है, ठीक है। तो मनुष्य में भी यही सारी चीज़ें होती हैं। मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं की अगर बात कर लो तो देख सकते हो कि इनके पैरों के चित्र नीचे दिए गए हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आप देखो एक एक पैर का दिया गया। इनकी जो
कह सकते हैं। ध्यान से देखो तो वो उनकी तुलना में ऊँट के पैर से करिए तो अलग अलग तरीके से इनके अंतर पाए जाते हैं। ऊँट के कूबड़ में भोजन की, ये जो कूबड़ होता है इसमें वसा के रूप में भोजन इसका स्टोर रहता है, इसीलिए ये वहाँ पर रह पाता है। भोजन ना मिलने पर उसकी कूबड़ में संचित वसा का उपयोग करता है। रेगिस्तान में कई दिनों तक बिना पानी के जीवित भी रह सकता है। ठीक है, ध्यान रखना ऊँट के बारे में कहा गया है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में जंतुओं कैसे होता है, तो यहाँ पर है कि पर्वतीय क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडी होती है। हिमालय वाले के साइड, उत्तर साइड में जाओ देखो कितनी ठंडी है, तो सर्दी में बर्फ तो गिरती ही है। पर पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट जंतु याक, भेड़, बकरी, वूल भी सब पाए जाते हैं और ठंडे वातावरण रहने के लिए खुद की इनकी जो त्वचा होती है मोटी होती है। ऊल कहाँ मिलता है, भेड़ से मिलता है, वो सब वहीं पाए जाते हैं। मोटी त्वचा के नीचे फैट होता है जिसकी वजह से वो लंबे लंबे बाल निकलते हैं, उनका हम प्रयोग करते हैं अपने स्वेटर वेटर में, साल ओल में। और उनकी जो छाल होती है वो बड़ी मजबूत होती है और बाल भी ठंडी में खूब आ जाता है प्रोटेक्शन के। हम स्वेटर पहनते हैं तो जानवरों को देखो, कुत्ता हो, बकरी हो, आपके घर में बछड़ा उछड़ा होगा, गाय वाय होगी, तो गर्मी में देखो उसका बाल सब गिर जाता है, लेकिन ठंडी में देखो ढेर सारे बाल आते हैं। नया नया बछिया उछिया होती है, भाई जानते हैं सभी, ये नॉर्मल सी बात है। तो देखो बछिया वगैरह जैसे तो गर्मी में उसके बाल उतने नहीं, लेकिन ठंडी में देखो मतलब भालू से हो जाती है। ठीक है, देखा है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, अनुभवी है, तो इसलिए पता है। याक को देखो इतना पूरा जैसे लग रहा है कंबल ओढ़ा है एकदम बढ़िया वाला। चलो आ जाओ। अब पौधों में अनुकूलन कैसे होता है, वह विशेष स्थान जिसमें कोई पौधा उगता है, वृद्धि करता है, वहाँ के वास स्थान को खुद का बन जाता है, वो उसका अनुकूलन है। अपने वास स्थान के अनुसार पौधों को अपने पत्ती, जड़ तना पत्ती को अनुसार से परिवर्तन कर लेना, बदल लेना, समझ लेना, बना लेना अनुकूलन है। ठीक है, जलीय पौधों में कैसा होता है, तो चित्र में बने कमल, कुमुदनी और जलकुंभी के पौधे होते हैं जो तालाब में पाए जाते हैं। इनके लंबे तने पतले मुलायम हल्के से होते हैं, इनमें एयर भरी होती है और वायु भरी होने के कारण हल्के मुलायम होते हैं, पानी में तैरते हैं। पत्तियां हरी और चपटी होती हैं, इनकी सतह जो होती है मोम के जैसे चिकनी होती है, इसी कारण पानी नहीं रुकता है और ये वहाँ से स्लिप हो जाते हैं और सिकुड़ते भी नहीं हैं। आगे बढ़िए। मरुस्थलीय पौधों में कैसे होता है, तो मरुस्थलीय पौधों में पानी की कमी होती है, कभी नहीं कमी होगा। ठीक है, यहाँ पर पाए जाने वाले नाग फनी सतावर की पत्तियां कांटे जैसी होती हैं। कटीली पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है। इनका तना हरा होता है, चपटा होता है, गूदेदार होता है। चपटा गूदेदार भोजन बनाने के लिए पानी में काफ़ी सहायक होता है और ये आराम से वहाँ पर रह पाते हैं, मतलब मरुस्थल एरिया में। चलो पर्वतीय पौधों की बात कर लेते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे सदाबहार हरे रहते हैं, एकदम हरा रहते, चीड़ देवदार के पौधे हैं। इनकी जो आकृति होती है सक्वाकार, एकदम लंबी लंबी सी होती, कोन टाइप की। ठीक है, पत्तियां सुई की तरह नुकीली होती हैं। इनकी संरचना पहाड़ों पर गिरने वाली पत्तियों से नहीं रुक पाती है। पेड़ सदा हरे भरे एकदम दिखते रहते हैं। इनके ऊपर बर्फ देखो इसलिए गिरती है तो सरक जाती है। तो ये आपका पहला, अभी तक सिर्फ पहला चैप्टर था, जैसे पूरी बात मैंने आपको बताई। यहाँ तक बात समझ में आई? आधे घंटे में एक चैप्टर मैंने पूरा रिवीजन करवाया। आप फटाफट चलेंगे चैप्टर 2 पे। जिन्होंने इतनी अच्छी क्लास को नहीं किया है लाइक, वो किया है गलत। फटाफट चलिए करिए क्लास को लाइक, तब तक बढ़ते हैं आगे। अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें फटाफट करेंगे। पौधे के विभिन्न भाग और उनके कार्य, आपको लिखने को प्रश्न आता है, फिगर बनाने को आएगा। इसका भी फिगर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हिंदी में लिख लेना दोस्तों। ठीक है, हिंदी में हर चीज़ नहीं मिलती तो अरेंज करने में दिक्कत होती थी। ये शूट सिस्टम है, ठीक है, ये रूट सिस्टम है, मूल तन, जड़ तन, फ्लावर है, पत्ती है, ये हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में मत लिखना। इंग्लिश में लिखोगे तो हिंदी लिखने के बाद ब्रैकेट में डाल के लिख देना। और ये पार्ट्स ऑफ प्लांट है, तो आपको इसको रिप्रेजेंट करके मैं चाहती हूँ ऐसा प्रश्न आता है, बढ़िया 2 नंबर का फिगर बना देना पेन से आराम, और थोड़ी थोड़ी बात लिख देना, नंबर आराम से मिल जाएगा, बहुत परेशान ना हो। ठीक है, पौधे के मुख्य रूप में 2 भाग है, एक मूल तंत्र होता है, एक प्रारोह तंत्र होता है। मूल तंत्र यानी कि रूट सिस्टम होता है, जो भूमि के अंदर होता है, नीचे होता है, और एक उसके ऊपर होता है, हवाओं में तैरता रहता है। मूल तंत्र के बारे में क्या अभी हाल ही में मैंने बताया था, तो मैं फटाफट करूंगी। भूमि के अंदर जो रहता है यह मूसलाधार और सहायक जड़ मिलकर बनाता है, जिसको जड़ तंत्र कहते हैं। जड़ तंत्र की उत्पत्ति बीच में मूलांकुर से होती। कहाँ से होती? मूलांकुर से होती। ये ध्यान रखना, ये बहुविकल्पी बन जाता है ये वाला। भूमि के नीचे की ओर एक मुख्य भाग होती है जो जड़ की तरह नीचे तरफ जाती है, पतली होती है, उसको हम प्राथमिक या प्रारंभिक जड़ कहते हैं। आगे बढ़िए। प्राथमिक जड़ से बहुत सारी अनेक जड़ें और निकलती हैं, जिनको द्वितीयक जड़ें कहते हैं, तो और उनसे और निकलती जिनको तृतीयक जड़ें कहते हैं। जड़ के अग्रस्तर जो, और जड़ का अग्रस्तर ऊपर वाला जो भाग होता है, उसको एक टोपी नुमा संरचना होती है और इसे हम मूल गोप कहते हैं। मत भूलिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। और जड़ों के पार्श्वों में असंख्य छोटे छोटे से संरचनाएं, मूल रोम होते हैं, छोटे छोटे बाल जैसे होते हैं, जैसे रोए होते हैं कुछ उस तरीके से।
तो जड़ के बारे में क्या है, जड़ के बिना पौधे का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जड़ ही पौधे का मेन भाग होता है जो एक पौधे बीज को पौधा बनाता है। जड़ पौधे का वह भाग होता है जो प्रकाश वायु के अंधकार में उजाला से सभी से दूर भी रहते हुए भी भूमि के अंदर दबा रहता है और पौधे को एक प्राइमरी भाग प्रदान करता है। इसमें छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं जो अंदर की तरफ जल को फैला देती हैं और जल से जितने भी मिट्टी से खनिज अवशोषण जो भी है उनको लेकर रखती है और पौधे की स्थिरता को ये नींव होती है। जैसे घर में नींव बनती डाली जाती है, नया घर बनता है, तो वैसा जड़ भी उसी तरीके से होती है, मिट्टी में उसको बांधे रखती है। जड़ दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और अपस्थानिक। ये चित्र है, ये चित्र ध्यान से आज अभी यहाँ पर कंठस्थ कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जड़ के प्रकार ये मूसला जड़ होती है, ये अपस्थानिक जड़, दोनों के चित्र आ सकते हैं, नहीं आते हैं अगर तो मूसला जड़ किसे कहते हैं, अपस्थानिक जड़ किसे कहते हैं, अगर परिभाषा पूछे तो वो लिखो, साथ ही साथ आप उसके चित्र भी बता दो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। मैं तेज चलने का एक तो मेरा वो आदत है, फ्लो है, मैं कितना भी कंट्रोल करूँ वो चीज़ें कंट्रोल नहीं होती, इससे थोड़ा तेज हो जाता है और फिर खटपट की वजह से मैं तेज बोल रही हूँ। ठीक है, अब देखो सीटी भी सुनाई पड़ रही, क्या कर सकते हैं, तो एक जगह से बचाएंगे तो एक जगह आएगी। चलिए आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं मूसला जड़ों के बारे में। फ्रेंड्स, इसको बायो के सेक्शन से प्रश्न थोड़ा ज़्यादा आता है, इसलिए इन जो सेक्शन है वो तो करेंगे थोड़ा जल्दी में। मूसला जड़ के बारे में देख लो। मूसला जड़ का निर्माण बीजों के अंकुरण से होता है जो पौधे के मुख्य जड़ कहलाती हैं, जिसके आसपास की छोटी छोटी शाखाएं उत्पन्न होती हैं जो पौधे के लिए जमीन से जल और खनिज अवशोषण का मतलब लवणों को लेती हैं। चना, गुड़हल, नीम वगैरह वगैरह आप इसमें डाल सकते हो। अब ये देख लो कुछ एक बहुत अच्छा सा इमेज देखो, पेड़ है कैसे कैसे हो गया, लोगों ने फिर घर बना लिए हैं, ऐसे रहते हैं। आगे बढ़िए। अपस्थानिक जड़ें जिसको एडवेंटियस रूट कहते हैं, ये क्या होती है? इन जड़ों का निर्माण पेड़ के तने की तरह होता है। ये तने के आधार विभिन्न शाखाओं में बढ़ जाती हैं, भूमि के अंदर अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं, पौधे के श्वसन के लिए काफ़ी लाभप्रद होती हैं, जैसे मक्का, घास, गेहूँ, चावल, ऐसे ऐसे। आगे बढ़िए। गुच्छे नुमा जिसकी होती हैं, ये देखो कुछ इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़िए। मूल तंत्र और जड़ तंत्र के कार्य। स्थिरीकरण करते क्या हैं ये लोग? तो स्थिरीकरण, जड़ें पौधे को जमीन से मजबूती बनाए रखती हैं। ठीक है, यांत्रिक कार्य करती हैं। अवशोषण, जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी से जल खनिज को अवशोषण करती हैं, ये कायिक प्रकार का कार्य करती हैं। तो ये स्थिरीकरण एक काम करती है, अवशोषण दो काम करती है। विशिष्ट प्रकार में जड़ें अपने आकारिक रूप से रूपांतर से विशिष्ट कार्य कायिकी कार्य करने समर्थ होती है। इनके अंदर क्षमता होती है कि एक से नया भी बनाते हैं ये लोग। चलो, जड़ का मुख्य कार्य क्या होता है? पौधे का वह हिस्सा जो भूमि के अंदर छिपा होता है जिसको मूल तंत्र कहते हैं, ये खनिज वगैरह को अवशोषित करते हैं और उसमें जो है स्थिरता को बनाए रखते हैं। ये बात आप उसमें कार्य में लिख सकते हैं। जड़ कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, मूसला जड़ और एक रेशेदार। ऐसे बीच बीच में जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उनमें प्रश्न भी हैं। प्रारोह तंत्र की बात कर लो, सूट सिस्टम की। तो पौधे का ऊपरी भाग जो होता है वो आयी भाग जिसको प्रारोह तंत्र कहा जाता है। तना, शाखा, पत्ती, पुष्प और फूल सब ऊपर होते हैं। तने क्या होते हैं? मूल तंत्र का एक ऐसा भाग होता है जो बेलनाकार चिपटा हरा होता है, नीचे मोटा, ऊपर की ओर पतला होता जाता है। अनेक शाखाएं निकलती हैं, शाखाओं से पत्तियां निकलती हैं जिन्हें हम पर्वसंधि कहते हैं। दो पर्वसंधियों के बीच में पर्व होता है। ठीक है, जिसको पर्णधार भी कभी कभी कहा जाता है। कुछ इस तरीके से ये इसकी संरचना है। और संरचना के अंदर जो स्टेम के अंदर देखो, संवाहन फूल, वस्कुलर बंडल, फ्लोएम, जाइलम, छाल, कॉर्टेक्स और ये इसकी बाहरी पर एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस दो छाल होती है। ठीक है, तो क्लियर है, समझ में आई बात? अच्छा लग रहा है फिगर? चलो फटाफट लाइक करो क्लास को। तने की विशेषताएं क्या क्या हैं? आपको लिखने को आएगा। तने की दो विशेषताएं बताइए। कुछ तने भूमि के अंदर वृद्धि करते हैं जो खाने योग्य, जैसे आलू है, बदल जाता है, प्याज है। तो तने पत्तियों के पर्वसंधि से निकलती हैं, पत्तियां तने के पर्वसंधि से निकलती हैं। तने की सतह बहुत बहुकोष्ठीय रूप, छोटे छोटे देखो रो, टमाटर वगैरह का पेड़ छू तो हल्के हल्के रोए जैसे दिखते हैं। बीज के अंकुरण के समय तने हरे हो रहते हैं। ठीक है, चलो तने के काम क्या है? भोज्य पदार्थ का परिचालन करने के लिए, खनिज लवणों का परिवहन करना, फूल पत्तियों के फूल को फलों को धारण करना। ठीक है, पतझड़, तना पतझड़ के मौसम में पौधों के शोषण क्रिया का कार्य करने के लिए भोजन को अवशोषित करके रखता है। तने द्वारा अवशोषित खनिज लवणों को तने, पत्ती और डाली तक पहुंचाया जाता है। प्रजनन के कार्य में काफ़ी मदद करते हैं। तने में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो ये प्रक्रियाएं होती। तने के प्रकार की अगर बात करते हैं तो ये तीन प्रकार से होते हैं। भूमिगत तना होता है, पौधे के तने को वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है भूमिगत तना होता है। बस इतनी ही बात याद रखो। बाद में ये लिख सकते हो कि तने भोजन के रूप में संग्रहण करते हैं और मोटे और मांसाल जैसे हो जाते हैं, जैसे हल्दी, अदरक, केला, फन। केला नहीं होगा, ठीक है, ये ऊपर रहता है।
ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर है फर्न, आलू, प्याज, ये सब जमीकंद वगैरह, अरवी, ये सब क्या है, भूमिगत तने के अंतर्गत हैं। ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, भूमिगत तने का रूपांतरण भी होता है, जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमिगत तने भोजन ग्रहण करके रखते हैं। जैसे प्याज है, बियाँ लगाओ तो प्याज बन रहा है, प्रकंद है, अदरक है, कंद है, घनकंद है, ये सब आपके उसके अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखना, अंदर होते हैं सब। प्रकंद क्या होता है, यह मोटा फैला हुआ भूमिगत तना होता है जो अंदर की तरफ जमीन के अंदर फूल जाता है। कस्थस्थ कच्छस्थ, देखो बोलते बोलते ये चीज़ें हो गई हैं। चलिए कोई नहीं। जो छोटी छोटी आँखें होती हैं, बड्स होती हैं, उनको कहते हैं। यह तना जो होता है शाखा रेखित होता है, शाखा युक्त से होता है। कभी कभी इसमें अपस्थानिक एडवेंटियस रूट्स भी निकलती हैं। इसमें स्टप पर्व, परसंधियाँ, शक्लपत्र पाए जाते हैं। ये प्रकार के भूमिगत हल्दी, अदरक, मतलब जो अंदर पाए जाते हैं। सिंपल सी बात है। प्रकंद वो होते हैं जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं और उनको हम खाते हैं। इतनी सिंपल सी बात है, उदाहरण लिख देना। जैसे ये देखो, अदरक है, ये अदरक है, अदरक ही तो है, अदरक या हल्दी कुछ भी है, जो भी है, हल्दी लग रही है, शायद अदरक नहीं लग रही है, देख लेना, शायद अदरक ही लग रही है। ये अदरक है और ये हल्दी है ना, ऐसा ही कुछ है। तो ये अब भूमि के अंतर्गत है, ठीक है। उसके बाद स्तंभ कंद वाले जो हैं, यह एक प्रकार का भूमिगत तना होता है। यह भोजन के ग्रहण करने का कार्य करता है और तने की सहायता से अनेक गड्ढे होते हैं जिसमें छोटी छोटी आइज होती है, वहाँ से ये नई नई परसंधियाँ निकलती हैं। तो ये जहाँ के हमारे स्तंभ कंद होते हैं। आपको मेनली वो अंदर वाले ही पूछे जाते हैं जिनके कुछ कुछ उदाहरण आते हैं। कुछ इस तरीके से देखो, आलू में आंखें निकलती, फिर यहाँ से नया पौधा निकल जाता है। यही चीज़ शकलकंद में, बल्ब में भी होती है। इस प्रकार का भूमिगत तना बहुत से छोटे छोटे सल्क पत्रों में, सिल्की लिप्स में बढ़ जाता है, जिसमें अंदर जो है भोजन संग्रहण करने के लिए मांसाल होते हैं। जैसे प्याज और लहसुन, ये सब देखो भूमिगत तने होते हैं। ऊपर इनके हरे पौधे इनके भोजन बनाते हैं, नीचे ये जो है चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे आप ये अर्धवाही तने होते हैं जिसको रनर कहा जाता है, आता है ऊपरी भूस्त्री, क्या होता है इनके बारे में है। यह भूमि की सतह से समांतर फैला हुआ होता है, अर्धवाही होता है, सेमी हाफ होता है। इस प्रकार के तने लंबे होते हैं, पतले पर्व पाए जाते हैं। ऊपर की तरफ परसंधियों के ऊपर अनेक शाखाएं निकलती हैं। तना तथा भूमि के अंदर अपस्थानिक, जैसे दूब है, घास है, जो फैलते हैं उस तरीके से, ठीक है। भूस्तरी में कह सकते हैं इस प्रकार का अर्धवाही तना होता है जो भूमि के अंदर क्षैतिज रूप में फैलता है, ठीक है। इस तने में पर्व होते हैं, छोटे छोटे नोड्स होते हैं, इंटरनोड होते हैं। पर्व संधियों के नीचे के अपस्थानिक जड़ें ऊपर की ओर शाखाएं विकसित करती हैं। अरुई वगैरह के पौधे जो होते हैं वो, ठीक है, क्लियर। देखो ये सारी चीज़ें डिटेल में है, लेकिन ये उतनी नहीं आएंगी, इसलिए मैं अभी इसको नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। 2-3 घंटे का नहीं रिवीजन करना, 1-1.5 घंटे में को सब रिवीजन करना है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, जो ज़्यादा आता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें अभी काम की नहीं आएंगी, इसीलिए मैं ये सारी फुल नोट्स में बहुत कुछ दिया गया है ताकि आपके काम आए आगे एग्जाम में। तो इस रूप से बनाया जाता है। देखो तने का कार्य क्या होता है, तो पौधे को सहारा देना होता है। आपको भी ऐसे पॉइंट बना के लिखना होगा। जड़े द्वारा अवशोषित जल और खनिज को पत्तों तक पहुंचाती हैं। पत्ते के द्वारा भोजन को तैयार करती हैं, विभिन्न भागों तक लेके जाती हैं और भोजन संग्रह करती हैं। तो ये तने का काम है, यही काम आपको याद रखना है। तने कितने प्रकार के होते हैं, तो कई प्रकार के। वाही तने होते हैं, अर्धवाही होते हैं, सब एरियल होते हैं और अंडरग्राउंड होते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। तना किसका रूपांतरण होता है, तो तने के रूपांतरण मुख्य कार्य पत्ती, पुष्प, फल को धारण करते हैं। अकार्बनिक भोज्य पदार्थ का संवहन करते हैं। हरा तना होने के कारण भोजन का निर्माण भी करते हैं। तने में थोड़ी मात्रा में भोजन संचित भी होता है और विशेष कार्य को भी संपन्न करते हैं। तने की स्थिति क्या होती है, तने पौधे का एक ऐसा भाग होता है जो भूमि एवं जल के वितरित प्रकाश की ओर वृद्धि करता है और प्रांकुर से विकसित होकर ये शाखा पत्ती फूल में धारण करता है। क्लियर है। अब पत्तियों के बारे में, इन्हें क्या कहते हैं, किसी पौधे का मुख्य भाग होते हैं। पत्तियां बहुत पतली होती हैं, हमेशा इनका रंग हरा रहता है। ये तने की गांठों पर स्थित होती हैं। तो पत्ती की जो संरचना है वो आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये पर्णधार है, ये पर्णवृंत है, ये मध्य सिरा है, ये सिरा है, पर्णफलक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट अभी ले लिए। जिनके पास यह फिगर नहीं है और नहीं मालूम है, ये फिगर ले ले। पत्ती की संरचना बनाने को 100% आती है, तो आपको क्लियर होना उचित है। आगे बढ़ते इसी के साथ। मुख्य पत्ती के 3 भाग। तो पर्णधार क्या होता है, पत्ती का वह भाग जो तने से उसको जोड़कर रखता है। कुछ फूला और चपटा सा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बेसिक लाइन का रिवीजन करवा रही हूँ मैं। पर्णवृंत क्या होता है, ये पर्णधार के आगे की छड़ के समान लंबा सा भाग होता है जो पर्णवृंत कहलाता है। ये हरा हरा चपटा सा होता है, एकदम से चिपका सा। पर्णफलक क्या होता है, ये आगे का चौड़ा भाग होता है जो इतना बड़ा सा रहता है, चपटा भाग होता है, पर्णफलक कहलाता है। किनारे पर कटे फटे भी होते हैं, सिंपल भी होते हैं, मध्यसिरा इनके अंतर्गत होती है और ये समान संरचना एक जाल नुआ ऐसे ऐसे बनाए रहते हैं, ठीक है। और इनका जो पदार्थ होता है वो क्लोरोफिल के कारण ये हरा पाया जाता है।
पत्तियों के प्रकार में देख सकते हैं तो संयुक्त पत्ती होती है और सिंपल पत्ती होती है। संयुक्त पत्ती जो होती है वो कटाव पटाव नहीं होता है, वो पूरी एकदम साधारण सी, जैसे कह सकते हैं कि मिली होती है, छोटे छोटे खंडों में जो बड़ी पत्तियां होती है कह सकते हैं वो बढ़ जाती हैं। जैसे केले का पत्ता देखो अक्सर कटा हुआ दिखता है आपको, कुछ इस तरीके से। देखो ये सिंपल लीफ है, ठीक है, सिंपल लीफ देखो बिल्कुल इस तरीके से बनी है। और इस पत्तियां ऐसी हैं जिसमें एक डाल में कई सारी पत्तियां, जैसे नीम की पत्ती कंपाउंड पत्ती होती है, ठीक है, नीम की, गुलाब की, गुड़हल की पत्ती कंपाउंड पत्ती नहीं होती है। सरल पत्ती क्या होती है, ऊपर चित्र में दिखा दिया। यह पत्ती पेड़ के एक स्थान से तय निकलती है और इन पत्तियों में एक ही पलक पाया जाता है, जैसे अच्छिन्य कहा जाता है। यह पत्तियां फलक का किनारा कटा फटा नहीं रहता है, ठीक है। इसमें हस्ताकार पत्ती, पृच्छकाकार, संयुक्त पत्ती, अलग अलग पत्तियों के प्रकार हैं जो कि अभी डिटेल में नहीं जानना उचित है क्योंकि आएंगे नहीं। ये कुछ पत्तियां हैं, देख लो मैं इसका चित्र दिखा देती हूँ। तो ये देखो ये कंपाउंड वाली है, ये भी कंपाउंड, ये कंपाउंड वाली नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, ये कंपाउंड वाली है, ये कंपाउंड वाली, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, तो ये संयुक्त है, ये भी संयुक्त, इस तरीके से मतलब ये कंपाउंड है, ये सिंपल है, ये कंपाउंड है, ये सिंपल है, ये सिंपल है, तो ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल, ये भी सिंपल। तो इस तरीके से संयुक्त पत्ती और कंपाउंड पत्ती पाई जाती है, ठीक है। पत्तियों के कार्य हैं, हरित लवक का काम करते हैं, क्लोरोफिल बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। पत्तियों के काम लिखने को आएंगे। पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। पौधे में कांटे के रूप में पत्तियां ही चेंज होती हैं, जैसे नागफनी का पौधा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब बात यहाँ पर एक नया टॉपिक है, ये नया टॉपिक है, ऊपर बन गया है इसका फिगर, ये जड़ों का रूपांतरण। अब जड़ों का रूपांतरण क्या होता है, कैसे बनता है, आप देख सकते हो कि मूली, गाजर, शलजम, शकरकंद, ये सब क्या है, जड़ों के रूपांतर। पहले बीज लगाया जाता है, फिर ये शलजम में चेंज हो जाता है, गाजर बन जाता है, मूली बन जाता है, इनको हम खाते हैं, अपने काम में लेते हैं, तो ये जड़ों का रूपांतर है। तो जड़ों का रूपांतर, तनों का रूपांतर, पत्तियों के कार्य, ये सारी चीज़ें बेसिक बेसिक आपको यहाँ पर आएंगी। तो पत्तियों के कार्य, पत्तियों का रंग, देखो क्वेश्चन क्या है, पत्तियों का आकार आप आराम से लिख लोगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट सभी लोग, आप देख सकते हो, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया, प्रकाश संश्लेषण का काम करती हैं, ट्रांसपिरेशन करती हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। पत्तियों के भाग की अगर बात करो तो पर्णवृंत, पेटियोल, ये सारी चीज़ें होती हैं, पर्णधार होता है, रंग क्यों हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण, तो ये चीज़ें आ गई हैं। रूपांतरण जो होता है पौधे तनों का, वो आप तना कह सकते हो कि आलू के रूप में चेंज होता है, अदरक के रूप में, लहसुन के रूप में, प्याज के रूप में, अरुई के रूप में, जिसको हम खाते हैं। और यहाँ पर जो जड़ों का रूपांतर है वो गाजर, मूली, शलजम, ये सब क्या है, जड़ के रूप में चेंज हो रहे हैं। तो आपका दूसरा चैप्टर भी मैंने यहाँ पर समाप्त कर दिया। अब हमें पढ़ना है पौधों में प्रजनन और पौधों में प्रजनन के प्रकार, लैंगिक क्या है, अलैंगिक क्या है। तो यहाँ पर अभी तक हमने सिर्फ 2 चैप्टर को किया। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आएगी। साइंस का ये वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। चलिए, जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया फटाफट आप लाइक करिए, तब तक हम बढ़ते हैं आगे। 3rd चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे, पॉलिनेशन वगैरह पढ़ेंगे। बायो का सेक्शन ज़्यादा आता है, इसलिए बायो आराम से मतलब पूरा एक एक पॉइंट बता के कर दे रहे। केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़े कम आते हैं। अब इस बार देखते हैं क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आई बात? ओके, चलिए फिर 3rd देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर देखते हैं आगे पौधों में प्रजनन के बारे में फटाफट देखेंगे। तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, प्रत्येक सजीव, जितने भी लिविंग बीइंग है, प्रजनन क्रिया के माध्यम से अपने जैसा सदृश दिखने वाला जीव उत्पन्न करते हैं। यह क्रिया जो है अपने वंश को बनाए रखने में मदद करती है। पौधों में प्रजनन 2 प्रकार से होता है, एक लैंगिक होता है, एक अलैंगिक होता है। लैंगिक प्रजनन जैसे होता है, अलैंगिक प्रजनन, दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। आपको अलैंगिक ज़्यादा आता है। अलैंगिक प्रजनन ऐसी प्रक्रिया होती है जैसे नया पौधा एकल जनन से, सिंगल पेरेंट से जब इसमें बनता है और इसमें युग्मक और जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती है, वो हमारे एसेक्सुअल होते हैं या विभिन्न विभिन्न विधियों की तरह किए जाते हैं, जैसे कि द्विखंडन होता है जिसको बाइनरी फिजन कहते हैं। द्विखंडन में एकल जनन कोशिका पूरी तरह से ही डिवाइड होती है, वह 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, उसके बाद जनन कोशिका समाप्त हो जाती है, 2 नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इसको हम द्विखंडन बाइनरी फिजन कहते हैं, जो कि अमीबा में, पैरामीशियम में और लैसमीनिया में पाया जाता है। तो कभी कभी प्रश्न बनता है कि अमीबा में कैसा फिजन होता है या कैसा रिप्रोडक्शन होता है, तो अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये अमीबा का चित्र आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट सभी लोग, हिंदी में आप लोग लिख लीजिए। ये पेरेंट सेल है, बड़ा अमीबा, उसके बाद ये छोटा बना है, देखो इसमें 2 थोड़ा सा फैला, फिर ये 2 अलग अलग हो गए डॉटर सेल। न्यूक्लियस जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस की यहाँ पर लेंथ बड़ी हो गई, ये साइटोप्लाज्म यहाँ पर टूट गया और 2 अलग अलग डॉटर सेल जनरेट हो गई। तो ये बाइनरी फिजन है जिसको द्विखंडन कहा जाता है, जो कि अमीबा में हो रहा है। ऐसा सेम पैरामीशियम में भी
होता है। आगे बात करते हैं बहुखंडन की, मल्टीपल फिजन की। तो बहुखंडक भी अलैंगिक प्रजनन की एक प्रक्रिया होती है जिसमें जनन कोशिका नए जीव का निर्माण करने में सक्सेस होती है। तब ऐसा होता है कि एक कोशिकीय जीव के आसपास की जो किस्ट होती पुटी होती है वह भीतर के जीवों को न्यूक्लियस में तोड़ देती है और वह आगे जाके अलग अलग डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। इसको हम बहुखंडन की प्रक्रिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने पढ़ाया है लाइव क्लास में और बताया भी सब कुछ है। ये देखिए कुछ इस तरीके से यह देख सकते हो आप, ये पूरा साइटोप्लाज्म पूरा एक सेल है, सेल बनी है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल, किस्ट, ये प्रोटेक्टिव वॉल है। फिर इसमें देखिए पहले एक था, फिर न्यूक्लियस कई सारे डॉटर सेल में डिवाइड हुआ, फिर ये फट गया और ब्रस्ट होने के बाद बहुत सारी यहाँ पर छोटी छोटी पुटी निकलकर डॉटर सेल्स के रूप में हो गई। तो ध्यान रखिएगा ये प्लाज्मोडियम में हो रहा है, ठीक है, ये प्लाज्मोडियम में है, बहुविखंडन प्लाज्मोडियम में होता है। आगे बढ़िए, मुकुलन बडिंग क्या होता है? अंकुर, बड को कहते हैं अंकुर, ठीक है, छोटा पौधा। मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जनक के शरीर के ऊपर ही निकलता है और समय आने पर नए जीव का निर्माण खुद से ही कर लेता है। जैसे हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन की प्रक्रिया होती है, यानी कि हाइड्रा बडिंग जो होता है वो हाइड्रा और ईस्ट में, देखो ये पूरा बड़ा सेल था, उसके बाद यहाँ पर ये टेंकल्स है, इसके धारे हैं, यहाँ पर बड निकली, बड निकल के थोड़ी बड़ी हुई, नया हाइड्रा बना, उसके बाद ये हाइड्रा अलग हो गया। तो ये बडिंग का जो प्रोसेस है हाइड्रा में और ईस्ट में होता है। ये ईस्ट है, देखो पेरेंट सेल थी, फिर ये थोड़ा सा इसके ऊपर बडिंग बनी, बडिंग बनने के बाद ये अलग अलग तरीके से दोनों टूट के नई हो गई। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके का प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, प्रश्न आपसे पूछा जाता है बीजाणु निर्माण क्या होता है, आप उससे क्या समझते हैं? तो बीजाणु निर्माण स्पोर्स का निर्माण एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के जीवों में होता है। यूनिसेलर और मल्टीसेलर जो जीव होते हैं दोनों में होता है। यह प्रक्रिया पौधे में होती है। बीजाणु निर्माण में जनक पौधा अपने बीजाणु पोटिस्पोर्स केस में सैकड़ों प्रजनन इकाइयां पैदा कर देता है जिनको बीजाणु कहते हैं, और वह छोटी सी पेटी फटती है और बीजाणु के रूप में हवा में फैलते हुए मिट्टी में जब बिखरती है तो नया पौधा जन्म ले लेता है। जैसे राइजोपस में बीजाणु स्पोर्स होता है, म्यूकर में भी। ये देखो चित्र है, ये देख रहे हो आप, बड़ा सा चित्र है, देख लो, ये स्पॉन्जियम है, ठीक है, इस तरीके से है, इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सेल, ये जब बड़ा होता है फटता है तो ये ढेर सारे छींटते हैं और ये अलग अलग पौधे के रूप में नए बन जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं पुनर्जनन की। अब ये क्या होता है? पुनर्जनन भी एक अलैंगिक विधि होती है। इस प्रक्रिया में अगर जनक जीव का शरीर कहीं से कट जाता है तो वहां पर पुनर्जनन जनरेशन हो जाता है, ठीक है, शरीर के हिस्से पूरी तरह से एक नया जीव बन जाता है, इसीलिए इसको शरीर का पुनर्जनन कहा जाता है। जहां से कटता है वहीं से होता है, इसको ये प्लेनेरिया में होता है, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है, हमेशा तो नहीं पूछा गया, लेकिन संभवतः कभी कभी आपसे पूछा गया। जैसे आप ये देखो, मैं दिखा देती, ये प्लेनेरिया है, ठीक है, ये पेरेंट है, एक वर्म है, ये अलग अलग इसको यहाँ पे 3 भागों में काट दिए गए, जहां से 3 भाग कटा है वहां से 3 नया बन गया है। तो ये है पुनर्जनन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चित्र के साथ दिखा रही हूँ, आएगा तो बना दो, नहीं आता है तो लिख दो, उदाहरण दे दो, जो भी उचित लगे कर लेना। नंबर लेना है 90% टारगेट, इतना दिमाग में रहना चाहिए। अब उसके लिए जो जो करना पड़े वो कर लो। नेक्स्ट देखो, कायिकी प्रवर्धन क्या होता है? कायिकी प्रवर्धन से आप क्या समझते हो? अधिकांश पौधों में जड़ें, तने, टहनियाँ, पत्ते सब कुछ होते हैं, ठीक है। कायिकी अंग को हम वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। ये सभी के सभी, जैसे फल, फूल, बिजली, ये जनन, बीज, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। जब पौधे अपने कायिकी अंगों के साथ नए पौधे को जन्म देते हैं उसको अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। जैसे गुलाब की कटी हुई टहनी, गुलाब का पौधा, गुड़हल का पौधा, सब कैसे लगता है? डाल को काट के ले जाके लगा देते हैं, लग जाता है। आलू कैसे लगती है? छोटी छोटी जो आलू होती है उसको ले जाके लगा देते हैं, हो जाता है। तो ये सब क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। पत्तियों में भी देखने को मिलता है। ये देखो, ये एक पौधा है, इसकी एक शाखा निकली और ये यहाँ पर जाकर नया हो गया। तो इस तरीके से ये कार्य देखने को हमको मिलता है, ठीक है। पुरानी सूखी हुई घास से नई घास उग जाती है, उसमें थोड़ा सूखी हुई घास है, उसमें थोड़ा पानी डालो, देखो नई घास जम जाती। तो इस तरीके से विभिन्न विभिन्न चीज़ें होती हैं जो हम सामान्यतः करते हैं। चलिए, अदरक, गन्ना, गुलाब, आलू, चमेली, पुदीना, हल्दी, अदरक, ये सब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खंडन की। अब ये क्या है? खंडन बहुकोशिकीय जीवों में होता है, ठीक है। सिंपल सी लिखा है कि खंडन, फ्रेगमेंटेशन, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें होता है, चाहे वो पौधा हो या जानवर। इस प्रक्रिया में बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और इसके बाद प्रत्येक नया टुकड़ा जो होता है नए में चेंज, जैसे स्पाइरोगारा, ठीक है, सी अमोनिया इसमें होता है। ये देखो, ये एक बड़ा सा स्पाइरोगारा है, ठीक है, बड़ी सी चेन है। अब ये 3 चेन अलग अलग तरीके से बढ़ गई और नया 3 स्पाइरोगारा बन गया। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है।
आगे बढ़िए, स्पाइरोगारा रेसे वाले शैवाल में यह होता है। अब आपसे एक प्रश्न बनता है, पौधे में अलैंगिक जनन क्या होता है, यह आप क्या जानते हैं? तो अलैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नया जीव एकल जीव से बनता है। इसमें युग्मक जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। कई कोशिकाएं और बहुकोशिकीय अलैंगिक प्रजनन करते हैं। यह प्रक्रिया जनक जीव या विभाजित हो जाते हैं और जनक जीव से एक नया हिस्सा, नया जीव जनरेट हो जाता है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, उदाहरण दे सकते हो। अब बात कर लेते हैं लैंगिक जनन की, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनक पौधे के द्वारा गैमीट का प्रयोग करके जब नया पौधा बनाया जाता है तो वो लैंगिक प्रजनन होता है। यह परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट है आपको लिखने के लिए। पौधे के भीतर नर और मादा अंग दोनों होते हैं। पौधे के जो जनन अंग होते हैं फलों के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे पौधों को आवर्तबीजी या पुष्पी पौधा कहते हैं, क्योंकि ये लैंगिक प्रजनन में पद्धति द्वारा प्रजनन करते हैं। ज़्यादातर पौधों में फूलों में जो है नर और मादा के गैमीट पाए जाते हैं, जो निषेचन को सुनिश्चित करते हैं ताकि पौधे के प्रोडक्शन में प्लांट तैयार करके नए बीज को बनाया जा सके। जैसे ये देख सकते हो, ये चित्र स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत आएगा। हिंदी में नामकरण करना आप, क्योंकि मैंने हिंदी में कई बार दिखाया भी है। ये आपको फिगर इंपॉर्टेंट है साइंस का, जो कि आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, पुष्प में लैंगिक चरण में क्या क्या होता है? तो पुष्प का जो नर अंग है पुंकेसर, जिसको हम स्टेमन कहते हैं, स्टेमन क्या होता है? ये नर अंग होता है। ये पौधे के नर युग्मक के बनने में मदद करता है, जिसको पॉलन ग्रेन में पाया, ये पॉलन ग्रेन में सारे के सारे पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो पुष्प का जो मादा अंग होता है, जो फीमेल पार्ट होता है, जिसको कार्पल कहा जाता है। कभी कभी बहुविकल्पी में आपके स्टेमन क्या होते हैं, कार्पल क्या होते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। यह पौधे के गैमीट और अंड कोशिकाओं को बनाने में मदद करते हैं और बीजांड में पाए जाते हैं। सिंपल, नर गैमीट और मेल गैमीट में निषेचन करते हैं। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इन दोनों के मिलने से होता है, जो कि पौधे, निषेचन का जो टॉपिक है वो थोड़ा कम आता है, तो उसके लिए परेशान मत होना, उसका चित्र लेकिन तैयार कर लेना। फिर देखो, चौथा है, निषेचित अंड कोशिकाएं ओव्यूल में विकसित होती हैं और बीज बन जाती हैं। अंकुरित होने पर ये बीज नए पौधे बन जाते हैं। आगे देखिए, पौधे में प्रजनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, लैंगिक और अलैंगिक होता है, ठीक है। अब लैंगिक की परिभाषा अलैंगिक की लिख दे। पौधे प्रजनन क्यों क्या करते हैं? अपने जैसे नए को जन्म देने के लिए या अपनी वंशावली को चलाने के लिए। अब ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से लिखने हैं, पता है। आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन चीज़ों का, ताकि आपको तैयार रहे, आप लिख पाओ, ठीक है। पौधे में जनन कहाँ पाया जाता है? पौधे में जनन कहाँ पाया जाता है? तो बीजों में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? बीजों में पाया जाता है। आगे बढ़िए, पौधे में जनन कहाँ होता है? तो हम सभी जानते हैं, दोनों के गैमीट के मिलने से यह जनन होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बीज पौधे से कैसे बढ़ते हैं, प्रजनन कैसे, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पर बीच बीच में लिए हुए हैं। अगर देखिए सिंपल सिंपल सा बनेगा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा डिटेल में, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं पुष्प के भाग। तो 4 भाग, ब्राहदल, कैलेक्स, दल, करोला, पुंकेसर या पामुंग, एंड्रोसियम, स्त्री केसर या जायंग, गाइनोसियम या पिस्टिल। ये नाम नहीं भूलिएगा, 4 भाग हैं पौधे के, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। आप चलते हैं, फटाफट देखेंगे। पुष्प के भाग में देखो हिंदी में चित्र है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको समझ में आए। ये बीजांड का चित्र है, ये पुंकेसर, ये वर्तिका, ये वर्तिकाग्र, ये इसके बीच का है, ये परागकोश, लघु बीजांडधानी, पुंकेसर, ये अंडाशय है, ये पुष्पवृंत है, ठीक है, ब्राहदल, दल, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये पुष्प के भाग का चित्र बिल्कुल तैयार होना चाहिए, सभी बच्चों का आ सकता है। चलिए, ब्राहदल क्या होता है? पुष्प के सबसे नीचे और बाहरी हल्के चरण चक्र की जो पत्तियां होती हैं उनको ब्राहदल कहते हैं। ये ब्राहदल वर्षा और धूप से पुष्प की सुरक्षा करते हैं और यह बीज के प्रकीर्णन में काफ़ी मदद करते हैं। दल करोला क्या होता है? यह चक्र के भीतर के ऊपर रंगीन पत्र होते हैं, रंगीन जो पेटल्स होती है वो होते हैं। कार्य है, दल के रंगीन होने के कारण कीटों को आकर्षित करते हैं। कीड़े मकोड़े होते हैं उनको ये लाइन मारते हैं और कीड़े इनके पास आ जाते हैं, जो कि पिचर प्लांट में होता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, मैं बात मजाक कर रही हूँ। चलो, पामुंग में क्या है? पामुंग में नर जनन होते हैं, इसमें 2 भाग होते हैं, एक पतंत होता है जिसको फिलामेंट कहते हैं और एक एंथर होता है जिसको परागकोश कहते हैं। अब इनमें क्या होता है? परागकोश से परागकण का निर्माण होता है, परागकोश में परागकण बनता है, ध्यान रखना। और सभी पुंकेसर मिलकर पामुंग का निर्माण करते हैं। जितने भी पुंकेसर होते हैं वो मिलकर पामुंग को बनाते हैं। प्रत्येक पुंकेसर के भाग की अगर बात कर लो तो डंठल उसमें आ जाता है, परागकोश उसमें आ जाता है। अब आगे चलते हैं। जायांग क्या होता है? स्त्री केसर क्या होता है? ये अनेक अंडक कार्पेल से बना होता है और प्रत्येक अंडक के 3 भागों को यह डिवाइड करता है या आगे बनाता है। जैसे अंडाशय, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। यह पुष्पासन से लगा चौड़ा सा फूला हुआ सा हिस्सा होता है, जैसे बीजांड कहते हैं। निषेचन के बाद यह फल के रूप में चेंज हो जाता है और बीजांड से ही बीज का निर्माण होता है, ठीक है। चित्र ज़्यादा आएगा। वर्तिका क्या होती है? वर्तिका यह अंडाशय के ऊपर लंबा सा पतला सा भाग होता है जिसको स्टाइल कहते हैं।
वर्तिकाग्र जिसको स्टिग्मा कहते हैं, या वर्तिका का सबसे ऊपर चिपचिपा भाग होता है जो स्टिकी भाग होता है, चिपक जाता है। आगे चलो, पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियां परागकण के द्वारा होती है। जब परागकण पुंकेसर से अंडक के स्टिग्मा में प्रवेश करता है तो इसे परागण कहते हैं, और यह बहुत आवश्यक, क्योंकि परागण के द्वारा ही मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ जाकर मिलता है और ये होता है। तो मधुमक्खी के द्वारा, तितली के द्वारा, पक्षी के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, कीटों के द्वारा यह होता है। यह दो प्रकार का होता है। एक देखो क्रॉस पॉलिनेशन है, सेम पौधा दोनों है, इसके फूल का इसके फूल पे, और एक इसी फूल के इसी पेड़ के, तो सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों होता है। अब इसके बारे में देखो, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? जब एक पौधे के परागकण उसी पौधे के स्टिग्मा पर जाते हैं तो सेल्फ होता है, और जब एक पौधे के परागकण उसी के जैसे दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर जाते हैं तो क्रॉस होता है। इनका दोनों का अलग अलग से चित्र, दोनों की परिभाषा आनी चाहिए। अब कीटों की सहायता से भी होता है। जब कीट एक पौधे के परागकण पर बैठता है तो उसके परागकण जो है शरीर से जाके पंख से चिपक जाते हैं, और जब वह उड़ता है जाकर दूसरी जगह बैठता है तो दूसरे पे जाके हो जाते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन में कीट पक्षी ये भी बड़ी हेल्प करते हैं। दोनों में अंतर क्या है? देखो, स्वपरागण पर परागण में अंतर क्या है? सेल्फ परागण जो होता है वो एक ही पौधे के पुष्प पे होता है, ये दो अलग सेम जाति के अलग पौधे पे होता है। इनके ब्राह साधन की आवश्यकता नहीं होती, इनको जो है दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, जल की, वायु की, कीट की। इसके लिए पामुक और जायंग एक साथ परिपक्व होते हैं, और इसमें पामुक और जायंग अलग अलग समय पर विकसित होते हैं ताकि स्वपरागण ना हो सके। स्वपरागण पुष्प छोटे और कम आकर्षक होते हैं, लेकिन ये जो होते बड़े चटकील कलर के होते हैं, तभी इनके द्वारा, कीटों के द्वारा ये होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है निषेचन का, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कि बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन देख लेंगे। निषेचन में बीजाणु में मादा युग्मक से परागण में मौजूद नर युग्मक मिलते हैं। जब परागण स्टिग्मा पर गिरकर फट जाते हैं तो खुलकर वो डेवलप होते हैं और पराग नली में चले जाते हैं। यह पराग नली वर्तिका से होते हुए ओवरी की तरफ जाती हुई बढ़ती है और बीजाणु में प्रवेश करती है। यह नर युग्मक पराग नली में जाते हैं, पराग नली के ऊपर का सिर जो है वो फटता है और बीजाणु की तरफ जाकर खुल जाता है। जैसे नर युग्मक बाहर निकल जाते हैं, अब नर युग्मक मादा के केंद्रक से मिलते हैं, जिससे अंडे का निर्माण होता है, फिर वो बाद में जाइगोट में जाके चेंज होता है। तो ये काफ़ी बड़ा प्रोसेस है, जो कि मैंने सिर्फ एक पैराग्राफ में ही आपको बताया है। उम्मीद के हिसाब से ये है कि बहुत कम आएगा, कभी कभी पूछा गया है, तो स्क्रीनशॉट अगर कोई लेना चाहता है और इस तरीके से लिखना चाहता है तो ले सकता है। फटाफट लीजिए ताकि यह चीज़ आपको हेल्प कर पाए और आप इसका एक डायग्राम बनाकर इसको अच्छे से लिख पाएँ या कर पाएँ। ठीक है, तो ये तीसरा चैप्टर जितना बायो का सेक्शन था वो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया, कर दिया। अब आपको फिजिक्स का सेक्शन स्टार्ट होता है, तो हम अब इसके आगे फिजिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो बायो की जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो शुरू से लेके अभी तक की मैंने सब रिवाइज करवा दी। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया, फटाफट क्लास को लाइक करें ताकि हम इसके आगे बढ़ें और चीज़ों को भी कंप्लीट कर पाएँ। चलिए फ्रेंड्स, फिर फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं, भौतिक मापन, फिजिकल मेजरमेंट। इसके बारे में जानते हैं कि क्या चीज़ें हैं। देखिए, फिजिक्स के सेक्शंस है। विज्ञान मापन पर आधारित है। किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मापक होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है और उससे हम उसको मापते हैं, और मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। किसी राशि का परिमाण और उसके मात्रक के साथ तुलना करके हम ज्ञात कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले भौतिक राशियों की। तो भौतिक नियमों को जिन राशियों के द्वारा हम व्यक्त करते हैं भौतिक राशियाँ कहते हैं। और वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व, ये सभी जितनी भी हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंतर्गत आती हैं। इनका जो मापक है वह दो तरीके से है, एक मापन और मात्रक के आधार पर, एक दिशा और परिणाम के परिमाण के आधार पर। ठीक है, जैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कहते हैं। अब देखिए, ये वाला हमें ज़्यादा पढ़ना है, जिसमें सदिश राशि और अदिश राशि आता है। कभी कभी पूछ लेता है कि यह कौन सी राशि है। तो भौतिक राशियों में दो वर्गों में बांटा गया है, एक हमारी अदिश राशि होती है, एक हमारी सदिश होती है, जिसको सेक्टर और स्केलर वेक्टर राशियाँ कहते हैं। आगे बढ़ो, तो स्केलर राशियाँ क्या होती हैं? वैसी मतलब एक ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता, डायरेक्शन नहीं होती, वो हमारी अदिश राशि होती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य, ये सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर सदिश की बात कर लो, ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम होता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है और योग के निश्चित नियम के अनुसार जोड़ी जाती है, उनको हम सदिश राशि कहते हैं। वेग, विस्थापन, बल, संवेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि आपके बहुविकल्पी बन सकते हैं। इस बात से अवगत रहिए। आइए
जो एसआई मात्रक है 7 डिराइव क्वांटिटीज होती है उनके बारे में। तो लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है। कलरफुल एकदम परफेक्ट है ताकि हाइलाइटेड रहे, ध्यान रखो। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। ठीक है, यदि दो लंबे पतले तारों को निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखा जाता है तो उसमें परिणाम की जो समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे तारों के मीटर की जो लंबाई है वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन के बराबर हो जाती है। तो कह सकते हैं कि उस परिणाम को 1 एम्पियर कहा जाता है। इसका प्रतीक 1 होता है। एम्पियर का जो प्रतीक होता है वो 1 है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और सिंपल तरीके से करनी होगी। ठीक है, ताप पांचवा देख लो, ताप का मात्रक केल्विन होता है और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। तो ये आपको ड्राइव यूनिट जो है मेजर वाली आनी चाहिए। पदार्थ का मात्रक मोल होता है, ये पूछा जाता है, 7 इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दे रही हूँ। ठीक है, 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें परमाणु अणु आदियों की संख्या 6.203023 होता है, जिसको अवोगाड्रो नियतांक, अवोगाड्रो नंबर या कांस्टेंट कहते हैं। आगे बढ़िए। 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये आपको मालूम है, और 3600 सेकंड होते हैं। एक दिन में 24 घंटे, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और चंद्रमास का जो समय होता है वो 4 सप्ताह 28 दिन के बराबर होता है। अब कुछ मापक यंत्रों के नाम है वो देखते हैं। अल्टीमीटर का काम क्या होता है? ऊंचाई सूचित करने के लिए वैज्ञानिक यंत्र है। अमीटर का नाम विद्युत धारा को मापने के लिए होता है। अनमोमीटर का वायु वेग को मापने के लिए, एयर की वेलोसिटी को नापने के लिए। ऑडियोफोन का श्रवण शक्ति को सुधारने के लिए। बैरोग्राफ का वायुमंडल, एयर प्रेशर को नापने के लिए। कास्कोग्राफ का पौधे की वृद्धि का अभिलेखन होता है उसमें। कार्डियोग्राफ का हृदय की गति को मापने के लिए। कैलिपर्स का दूरी मापने के लिए। तो ये मापक यंत्र जिनका हम प्रयोग समानता करते आते हैं। डायनमो का यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में चेंज करने के लिए। फेदोमीटर का समुद्र की गहराई को नापने के लिए। बैरोमीटर का वायुदाब का मापन यंत्र है। रडार जो है वायुयान की जो जहाज वगैरह उड़ती है उनके लिए। वोल्टामीटर विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। थर्मामीटर टेम्परेचर के लिए। रेन गेज वर्षा मापी यंत्र होता है। टेलीस्कोप दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। आगे बढ़िए। रेन गेज क्या होता है इसके बारे में कभी कभी पूछता है आपसे। वर्षा मापी, विशिष्ट मापी कहते हैं। आकाश से बरसने वाले पानी की मात्रा को नापने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। ऐसे यंत्र को या 3 से अथवा 8 इंच तक लंबा एक कीप नुमा कांच की बर्तन होती है, बॉटल टाइप को कहते हैं। कांच के बर्तन में कांचता बेलन के अंदर रखा जाता है। एक कीप में गिरने वाले पानी की बर्तन में एकत्रित होता है और वाष्पित नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से, और एक निश्चित अवधि के अंतराल वह आकांक्षित बेलन की सहायता से नाप लिया जाता है। उसमें मेजरमेंट साइड में लिखा जाता है कितना कितना क्या हुआ। मैं एक चित्र दिखाती हूँ तो समझ में आएगा। ये देखो कुछ इस तरीके से देख रहे हो, इसके अंदर यहाँ पर देखो एक कीप, बॉटल के अंदर एक कीप डाली गई है और उसमें नंबर लिखे हुए हैं। तो इससे हम इसको अच्छे से मेजर कर लेते हैं। तो बनाने को तो फिलहाल इसका चित्र नहीं आता है, लेकिन कभी कभी रेन गेज क्या है, आप क्या समझते हैं, पूछ लेता है। आगे बढ़िए। तो आपके 4th चैप्टर में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ मेजरमेंट थी, यंत्र से थी, एसआई यूनिट से, सारे के सारे मैंने बता दिए। चलिए आइए फटाफट चलते हैं चैप्टर 5th पे, जहाँ पर कुछ मैकेनिक्स, स्पीड, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो आती हैं। चलिए आप देखिए क्या है, स्पीड क्या होती है, चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं। इसका चाल एक अदिश राशि, कैसी राशि है? बहुविकल्पी बन सकता है, अदिश राशि है। एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। सूत्र भी ध्यान में रखते चलिए। वेग क्या होता है? किसी वस्तु के द्वारा एक समय में किसी निश्चित डायरेक्शन में जितनी दूरी तय की जाती है वह वेग होता है। वेग एक सदिश राशि होती है, इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, वेग जो होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, शून्य, कुछ भी हो सकता है, जीरो पोटेंशियल भी होता है। गति क्या होती है? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन लाती है तो वह गति की अवस्था में होती है। एक्सेलरेशन क्या होता है? त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण क्या होता है? तो किसी गतिमान वस्तु के वेग की जो परिवर्तन की दर होती है वो हमारी त्वरण होती है। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, उसका समय t है, उसके पश्चात उसका वेग v है, तो v बराबर u/at होता है, जो कि ये इसका सूत्र है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। वृत्तीय गति क्या होती है? सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई पार्टिकल किसी वृत्ताकार मार्ग में समरूप चाल से गति करता है तो उसको गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। आगे बढ़िए। कोणीय वेग क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी किसे कहते हैं? किसी परिपथ पर गतिशील कर्ण को केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितनी कोण घूमती है उस कोण को हम कोणीय वेग कहते हैं। और t सेकंड में 0 रेडियन में घूमी हुई कोण को हम 0/t कहते हैं। रेडियन पर सेकंड कहा जाता है। कभी कभी पूछा गया है, समानता नहीं आया है।
आगे बढ़िए। अब बात कर लेते हैं न्यूटन के गति के नियम जो आपको आते हैं। न्यूटन के प्रथम गति का नियम क्या है? ये जड़त्व के नियम इसको कहते हैं और इसीलिए इसको जड़त्व का नियम कहा था। इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल बहुत नहीं ली क्योंकि अभी मैंने हाल ही में उसको करवाया था और बहुत फेमस है, इंपॉर्टेंट है। आपको न्यूटन की गति के नियम में तो तीनों नियमों से कोई ना कोई एक दो नियम तो 100% आना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा क्रॉप किया हुआ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, न्यूटन के दूसरे नियम में मैंने डिटेल में बहुत नहीं लिया है क्योंकि इसको आपको ये वाला क्लासेस बाई शालिनी पे ना, तो आप जो है दोनों चैनल पे सर्च करके देख सकते हो। जाया करो गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च बार में डाला करो दिस टॉपिक बाई शालिनी क्लासेस, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट भी बनी, वहाँ से भी देख लो, कुछ चीज़ें आप वहाँ से रिवीजन करो क्योंकि पूरा A to Z करवाना है, काफ़ी लंबा दिक्कत होगा। ठीक है, और आप देख रहे हो बहुत प्रॉब्लम है। ठीक, तो न्यूटन का दूसरा नियम बल और एक्सलेशन से संबंधित होता है। तीसरा नियम संवेग के संबंधित बातें करता है। इस नियम की परिभाषा ये होती है, यह मिलती है कि आरोपित बल पर वस्तु की गति की अवस्था मात्रात्मक संबंध पाया जाता है। ये तीनों नियम मैंने डिटेल नहीं लिया लेकिन थोड़ा सा तो ध्यान रख लेना। ठीक है, पॉइंट लिखने के लिए। और कुछ कुछ चीज़ें मैंने ली है कि ऐसा नहीं कि नहीं बताया है। जैसे प्रथम नियम में देख लो, प्रत्येक अपनी स्थिर वस्तु अवस्था में सरल रेखा में एक समान गति से अवस्था में बनी रहती है और जब तक उस पर कोई बाहरी, मतलब कोई सामान रखा है तो रखा है, उस पर जब तक बाहरी बल आप उड़ा के ऊपर से अप्लाई नहीं करोगे उस पर कोई मूवमेंट नहीं। कोई अगर बॉक्स रखा है तो रखा ही रहेगा, आप ऊपर से जब तक उस पर बल नहीं अप्लाई करोगे तब तक वो हिले डुलेगा नहीं। तो सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में किसी परिवर्तन का विरोध करती हैं। वस्तु की अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की जो प्रवृत्ति होती है वो हमारे जड़त्व का नियम होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसको जो है न्यूटन का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कुछ उदाहरण है, जैसे रुकी हुई गाड़ी रुकी हुई है लेकिन जब वो अचानक चलती है तो जो यात्री बैठे रहते हैं वो पीछे की तरफ झुक जाते हैं कि नहीं, ये पहला नियम है। गोली जब चलती है मारने से गोली कांच में छेद हो जाना, परंतु पत्थर मारने से कांच का पूरा टुकड़ा टूट जाना, तो दोनों में फ़र्क है। ठीक है, आगे बढ़िए। समझ में आई बातें? इनर्शिया के बारे में है, कोई भी वस्तु अपनी गति की अवस्था में विराम अवस्था में बनी रहती है जब तक उसे कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है। ये जड़त्व का नियम होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। वस्तुओं में जड़त्व का उतना ही अधिक होता है जितना द्रव्यमान का होता है। आपको जड़त्व के नियम की सिर्फ परिभाषा ध्यान रखनी है, न्यूटन के पहले नियम से उदाहरण ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं फंसना है। दूसरा नियम कहता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर पर लगाए गए बल का अनुपात होता है। यह उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल कार्य करता है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम बल और एक्सलेशन, इन्हीं दोनों की राशियों को एक दूसरे के मात्रात्मक विधि से संबंधित होता है। F बराबर न्यूटन होता है, ध्यान रखिएगा, और द्रव्यमान किलोग्राम, एक्सलेशन न्यूटन पर सेकंड, F बराबर ma, ये सूत्र है। द्वितीय नियम का ध्यान रखना, भूलना नहीं। ठीक है, आपको न्यूटन के पहले, दूसरे, तीसरे नियम से सिर्फ परिभाषा जो है वो आपको सिद्ध करने को आनी चाहिए, साथ ही साथ आपको उसको उदाहरण आना चाहिए। ठीक है, अब कुछ उदाहरण है, देखो, समान वेग से आती हुई क्रिकेट की गेंद, टेनिस बॉल की गेंद। ठीक है, हम कैच करते हैं तो आसानी से कैच कर लेते हैं और पीछे झुक के कैच करते हैं वरना हमारे हाथों में लग जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तीसरा नियम भी उसी तरीके से है, ठीक उसके बराबर जो है विपरीत रिएक्शन देना। ठीक, चलो आगे आ जाओ। अब जैसे इसका उदाहरण देख लो, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, नाव के किनारे पर जमीन से कूदने पर नाव का पीछे की तरफ जाना। तो ये सारे तीसरे नियम हैं। तीन नियम, तीनों के नियम पता होने चाहिए, उदाहरण पता होना चाहिए। लिखने को एक नियम जरूर आएगा। मोमेंटम क्या होता है? वेग, द्रव्यमान और वेग के कारण वस्तुओं में जो विशेष गुण उत्पन्न होता है उसको संवेग कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेगफल के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन पर सेकंड होता है। चलो फोर्स के बारे में देख लो। बल क्या होता है? जो वस्तुएं विराम अवस्था में या समरूप गत्यावस्था में परिवर्तन कर देती हैं, परिवर्तन लाने की क्षमता रखती हैं, वो बल होता है। बल का सहायक मात्रक न्यूटन होता है, जो कि बहुविकल्पी में बहुत बार पूछा गया है। अब केंद्रीय बल किसे कहते हैं ये अभी नहीं आएगा, वो ये सब नोट्स में मैंने दिया है, ये अभी नहीं बताऊँ क्योंकि ये चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। कुछ चीज़ें नोट्स में एक्स्ट्रा इसलिए रहती है क्योंकि सिलेबस में मेंशन रहती हैं, पूरा सिलेबस नहीं आता। चाल किसे कहते हैं देख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति या वस्तु अपने स्थान में परिवर्तित होती है या अपने पूर्व स्थान से आगे बढ़ती है तो हम उसे चाल कहते हैं। या और परिभाषा देख सकते हैं, किसी गतिमान वस्तु पर प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी जो होती है वह उसकी चाल होती है। आगे बढ़ लो, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए, चाल कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? औसत चाल, एक समान चाल, असमान चाल और तत्क्षणिक चाल। आगे बढ़िए। चाल का SI मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड होता है, ये देख लिए। चाल कौन सी राशि है? एक अदिश राशि है। तो ऐसे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको आएंगे।
क्लियर। अब एक बात और है, वेग क्या होता है? वेग किसे कहते हैं? किसी गतिशील वस्तु के द्वारा निश्चित दिशा में प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी वेलोसिटी कहलाती है। वेग एक सदिश राशि होती है जिसका मात्रक न्यूटन पर सेकेंड होता है। वेग का सूत्र देख लो, विस्थापन बटा समय। ठीक है, क्या है? विस्थापन बटा समय। वेग के प्रकार, एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग, तात्कालिक वेग, जो कि अभी फिलहाल नहीं देखना है, हमें आएगा नहीं, इसलिए मैं इसको नहीं करवाऊंगी। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। कोई वस्तु है एक ही दिशा में चल रही है, समान वेग है। कोई वस्तु है एक ही दिशा में समान समय में असमान दूरी तय कर रही है, असमान वेग है। कोई वस्तु है तय किए गए कुल विस्थापन और तय किए गए समान। मैं बता इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि आएगा नहीं। हम लोगों ने जब पेपर किया तो देखा नहीं, देखा ना, तो सिलेबस में था, नोट्स बनाते समय बनाया था, अभी फिलहाल नहीं आएगा। ठीक है, बल के बारे में ऊपर बता दिया, बहुत सारी चीज़ें बता दी। ठीक है, सूत्र बता दिया, ये पता है आपको। हाँ, अब आ जाओ, घर्षण बल किसे कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। जब यह वह बल होता है जो किसी वस्तु की गति की दिशा के विपरीत डायरेक्शन में कार्य करता है, उसको हम घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। जैसे जब सड़क पर कोई कार दौड़ती है तो यह बल सड़क और कार के टायर के बीच में कार्य करता है, जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। अब केंद्रीय बल नहीं आता, नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है और उसके केंद्र से उस पर एक बल लगाया जाता है तो उससे प्रत्येक बिंदु पर केंद्र की ओर खींचती है, अंदर की ओर, जिसको हम केंद्रीय बल कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो गति होती है वो अभिकेंद्री बल होती है। चुंबकीय बल किसे कहते हैं? चुंबक के द्वारा किसी चुंबकीय धातु पर लगाया गया बल चुंबकीय बल होता है और अपने चारों चुंबकीय क्षेत्र पर इसका अनुभव मतलब कैप्चर करता है। चलो आगे, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण फोर्स जो होता है, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेविटेशन फोर्स होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में लगने वाला बल। संवेग क्या है? संवेग मैंने अभी एक दो परिभाषा बताई, लेकिन देख लो, किसी पिंड या वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं, जिसको पी से संबोधित करते हैं। संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, पी बराबर इज इक्वल टू mv। आगे बढ़ो, संवेग कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। गति के बारे में आइए, कोई पिंड दूसरे पिंड के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन अगर कर रहा है तो मोशन कर रहा है। ऐसी वस्तु है जिसमें समय के साथ परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, वो उस गति का अवस्था होती है। और ये कह सकते हैं कि इसके विपरीत जिस वस्तु की स्थिति में कोई समय परिवर्तन नहीं होता है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में होती है। गति का पहला नियम आप बता सकते हैं कि प्रत्येक पिंड जब अपनी विराम अवस्था में रहता है, रेस्ट पे है, या कह सकते हैं कि सरल रेखा पे समान गति से चल रहा है, उस पर कोई बाहर से बल लगाते हैं, तो वो हमारा जो है नियम, गति का पहला नियम होता है। गति का दूसरा नियम भी उसी तरीके से है। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम में परिवर्तन की दर पर वस्तु के आरोपित बाहर के बल के समानुपाती होता है। ठीक है, आगे बढ़ो। न्यूटन के नियम, तीसरा नियम वही है, रूल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। जड़त्व का नियम बता दिया। गति के प्रकार, रेखीय गति। रेखीय गति क्या होते हैं? यदि कोई गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तो वह गति करती है और उसे रेखीय गति कहते हैं। चलती हुई कार, पेड़ से गिरता हुआ फल, ये हमारा लीनियर मोशन होता है। अनियमित गति क्या होती है? यदि कोई गतिमान वस्तु अपनी स्थिर दिशा में निरंतर बदलती रहती है, जैसे फूलों पर मंडराती हुई तितलियां, भौरे, ये सब क्या है? अनियमित गति करते हैं। आगे बढ़िए, कंपन गति। यदि कोई गतिशील वस्तु अपने मार्ग में नियत बिंदु के इधर उधर ऊपर नीचे होती रहती, वाइब्रेट करती है, जैसे झूले की गति, ऑक्सीलेशन की गति, लट्टू की गति, सब क्या है? कंपन गति है। आगे बढ़िए, वृत्तीय गति क्या होती है? यदि कोई गतिमान वस्तु वृत्तीय सर्कुलर पाथ पर अपने एक्सिस पर घूमती है तो वो हमारी वृत्तीय गति होती। कभी कभी उदाहरण पूछ लेता है। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति क्या होती है? जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान समय अंतराल के साथ समान दूरी तय करती है तो वो हमारी समान वृत्तीय गति होती है। जैसे आप देख सकते हो सर्कुलर मोशन इस तरीके से कुछ है, कई सारे मैंने एग्जांपल लिए और बताया। तेज कराने का सिर्फ एक ही मोटो है कि फ्रेंड्स हो जाए, वरना अन्यथा हो नहीं पाएगी। ठीक है, दूरी और विस्थापन की छोटी छोटी वो है डेफिनेशन है। देखो, दूरी क्या होती है? किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मार्ग की लंबाई पे तय किया गया समय पर तय की गई दूरी होती है। और जब हम शॉर्टकट अपनाते हैं तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। दूरी जो है वो एक अदिश राशि होती है, विस्थापन जो है वो सदिश राशि होता है। आपकी जितने भी फिजिक्स के चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने सब दिखा दी। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की, जो कि फटाफट देखेंगे। पदार्थ क्या होता है? जिसका कोई द्रव्यमान होता है और जो जगह घेरता है वो हमारा पदार्थ है। अगर हम चाहें तो अपने चारों ओर देखेंगे तो बहुत कुछ दिखते हैं, कपड़ा, खाना, वस्तु, मेज, कुर्सी, पेड़, बाग, सब कुछ ये पदार्थ में आते हैं।
ठीक है, देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भोजन, पानी, हवा, मेज, कुर्सी, ये जानवर, पेड़ पौधे आदि इन सभी जीवों का रसायन विभाग में के पदार्थ का नाम दिया गया है। जो हमारे वस्तु, जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की परिभाषा देख लो, ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और कोई निश्चित मास के साथ होती है वो हमारा द्रव्यमान होता है। पदार्थों का वर्गीकरण अगर कह सकते हैं तो दो तरीके से होता है, एक भौतिक गुण के आधार पर, एक रासायनिक, एक केमिकल, एक फिजिकल। ठीक, अगर फिजिकल की बात करो तो सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, जो कि 3 तरीके से डिवाइड हुआ है। स्टेट ऑफ मैटर, ये चित्र आना चाहिए, जिसको नहीं आता बनाना जरूर सीख ले, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है तीनों को आपको दर्शाने के लिए। आगे बढ़ जाओ। तो ठोस के बारे में क्या है, ठोस क्या होता है आप सभी जानते हैं, वे पदार्थ जिनका एक निश्चित आकार है, फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, वो फिक्स्ड है, जैसे लकड़ी, पत्थर, लोहा, ईंट, ये सब। ठोस के गुण की अगर बात कर लो तो ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, इतना याद रखो। ठोस को दबाया नहीं जा सकता, सॉलिड को आप दबा नहीं सकते हो। ठोस का जो डेंसिटी होता है वो अधिक होता है, इतना 3 पॉइंट याद रखो, इनफ है। लिक्विड के बारे में क्या है, वे पदार्थ जिनका एक निश्चित आयतन होता है परंतु कोई निश्चित आकार नहीं होता, वो लिक्विड है। दूध है, जल है, जूस है, तेल है, ये सब। गुड़ की बात कर लो तो आयतन तो निश्चित बिल्कुल नहीं होता है और इनका कोई आकार भी नहीं होता है, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। द्रव्य को दबाया नहीं जा सकता है, ध्यान रखना। द्रव्य की डेंसिटी ठोस की डेंसिटी से कम होती है, द्रव्य को जिस भी कंटेनर में रख देते हैं वो उसी आकार का हो जाता है। गैस के बारे में आओ, वे पदार्थ जिनका ना तो कोई आयतन होता ना ही कोई आकार होता, वो गैस होते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, हीलियम, नाइट्रोजन, सब कुछ। ठीक, गुड़ की अगर बात कर लो, गैस के गुण बताइए, तो गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता, कुछ भी फिक्स नहीं होता, आसानी से हम इनको दबा सकते हैं और इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। रासायनिक गुण के बेस पर अगर बांटेंगे तो ये तत्व में, यौगिक में और मिश्रण में बटेगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तत्व की बात करते, तत्व वे पदार्थ होते हैं जिन्हें दो या दो से अधिक टुकड़ों में हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। तत्व केवल एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बनते हैं। कॉपर तत्व केवल कॉपर के परमाणु से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आगे चले, क्लियर। चलिए फटाफट क्लास को लाइक कर लिए जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया। अब इसमें और भी क्लासिफिकेशन है, मतलब धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। यौगिक क्या होते हैं, यौगिक वे कंपाउंड होते हैं दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलने से बनते हैं, जैसे H2O। तो ये क्या है, एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। मिक्सचर क्या होता है, मिश्रण शब्द से ही पता चलता है कि इसमें दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाकर बनाया गया मिश्रण एक पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक यौगिक और तत्वों से मिलकर बनता है, जैसे एयर जो होते हैं, बहुत सारे मिक्सचर होते हैं, बहुत सारी गैस का उसमें कंपोजिशन होता है। मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, एक समांगी होता है, एक विषमांगी। ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अव्यय संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से प्रेजेंट होते हैं वो हमारे समांगी हैं। ठीक है, जैसे चीनी नमक का सोल्यूशन बनाओ, हवा जल नमक का, ये सारी चीज़ों का, अल्कोहल का सोल्यूशन, ये चीज़ें हैं। विषमांगी में क्या होता है, ऐसे मिश्रण जैसे वे समान रूप से उपस्थित हैं, इनकी जो प्रेजेंस होती है वो इक्वल नहीं होती है। तो रेत, जल, तेल, गेहूँ और कंकड़, ये सब। चलो, रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न में वायु क्या है, एयर क्या है, तो एक मिश्रण है। अमोनिया क्या है, एक रासायनिक यौगिक है। हीरा क्या है, एक तत्व है। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं, क्योंकि H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला होता है ना। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी रेशियो में मिला दे तो क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। ये क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना। ऐसे तत्व जिनमें धातु अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं वो उपधातु होती है। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, वो एक कंपाउंड। ब्लीचिंग पाउडर का फुल फॉर्म याद रखें, कभी कभी आता है। बारूद क्या है, मिश्रण है। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की है, जॉन डाल्टन नाम है। परमाणु के न्यूक्लियस में कौन से कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। परमाणु में जो विद्युत होता है वो कितना है, उदासीन रूप से न्यूट्रल रहता है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये सारे के सारे आपके पेपर्स हैं जो कि मैंने आपको करवाए थे। ठीक है, सारे आपको मैंने करवाए थे और इसका सोल्यूशन भी मैंने आप लोगों को काफ़ी बारीकी से सब कुछ दिया है फ्रेंड्स, करवाया। आपकी साइंस की महामैराथन की जो क्लास है फ्रेंड्स, अब वो होती है ओवर। जितनी भी चीज़ें कब आपके केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में जो भी इंपॉर्टेंट था वो सारा का सारा मैंने आपको, यह वीडियो काफ़ी लंबा हुआ, यह मैराथन क्लास आपकी काफ़ी लंबी हुई और मैंने सब कुछ आपको करवाया और पूरा रिविजन करके आपको बताया। तो साइंस की क्लास, मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे बच्चे आज पहली बार यहाँ पे आए होंगे और साथ ही साथ बहुत सारा रिवीजन भी कर लिए होंगे कि चीज़ें आपकी क्लियर आउट हो गई होंगी। अब इसी के साथ मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट कल, जहाँ पर आप लोगों को सारे क्लासेस तो होती है, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लासेस बाय शालिनी पे भी बहुत सारी क्लासेस आपके लिए डेली दी जाती है, उसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगा या तो यूट्यूब पर सर्च कर लो, क्लासेस बाय शालिनी मिल जाएगा। दोनों चैनल आपके लिए हैं, आपके लिए ज़्यादा कोर्सेज होते हैं, यहाँ पर क्लासेस भी होती है, पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, आपने खुद देखा है।
ठीक है। तो ये आपकी साइंस की महा मैराथन की क्लास हो, एक हमारा सब्जेक्ट और कंप्लीट हुआ। अब बचे हैं मैथ एक करवाने हैं, वो आपको एग्जाम के एक दिन पहले मिलेगा। और जो क्लासेस मैथ की हो पाएगी बीच में, जो वो करवा दूंगी। बाकी आपके जो बाल विकास शिक्षण अधिगम सामाजिक, ये 50 नंबर का पेपर है। अब आपको कल एक के परसों एक करके हो जाएगा, मैराथन क्लास पूरी हो जाएगी। शेष आपके एग्जाम की तैयारी आपकी हो चुकी है। आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ लीजिए। ये संबंधित नोट्स ये टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।